चलिए, मेनका गांधी केस में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ इस तरह से मॉडिफाई किया सुप्रीम कोर्ट की उस समय की गई कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशंस के दम पर। इंटरप्रिटेशन ने एक नई चीज़ को जन्म दिया और वो ये था कि एक्सप्रेसिवली ये होने लगा कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के साथ साथ हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पर एम्फेसाइज करना शुरू किया, जो कि एक ओपन अमेरिकन कॉन्सेप्ट था, द वोकल अमेरिकन कॉन्सेप्ट दैट इज़ अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसके बाद लगातार जुडिशरी ने जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के कंसेप्ट को फॉलो करके कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशंस पर बल देना शुरू किया, तो आर्टिकल 21 डे बाय डे एक्सपैंड होता गया। इसे आर्टिकल 21 के एक एक्सपेंसिव एग्जिस्टेंस में देखा जाता है कि वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, वो बहुत बड़ा आर्टिकल है। हम आर्टिकल 21 को इसके तहत एक बार और चर्चा में लाएंगे। हमने राइट टू बेल में भी इसकी डिस्कशन की थी, लेकिन हम बहुत सारी बातों पर डिस्कशन करेंगे। मैंने बोर्ड पे आज कंटेंट थोड़ा लिखा है, उसका रीज़न है हमें कवरेज में ज़्यादा आगे बढ़ना है। कॉन्सेप्ट्स काफ़ी हद तक मैं आपके बना चुका हूँ, कवरेज के वाया बाकी के कॉन्सेप्ट बनेंगे, लेकिन मैंने लेक्चर की जो बॉडी है वो मेंशन की है। शुरुआत मेनका गांधी केस की ओपनिंग से हो रही है, फिर फैक्ट्स की समरी का टॉपिक आएगा, फिर कोर्ट के सामने क्या इश्यूज़ थे वो आएगा, फिर दोनों पार्टीज़ के कंटेंशंस आएंगे कि क्या क्या कंटेंशंस हैं, यानी कि जो पक्ष अपनी पिटीशन लगा रहा है उसके कंटेंशंस क्या हैं, जो रिस्पोंडेंट है जिसने भारत सरकार ने रिस्पॉन्स किया उसके क्या क्या कंटेंशंस हैं, फिर जजमेंट ऑफ द कोर्ट का सेगमेंट आ जाएगा, और फिर हम अंडरस्टैंडिंग द आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वाया आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से ये बॉडी ऑफ द लेक्चर है जिसका फ्लो मेंशन्ड है। कंटेंट बोर्ड पे मेंशन नहीं उस हिसाब से, क्योंकि आपके साथ इसके बेस में जो रिटन मटेरियल है वो शेयर किया ही जाता है, किया ही जाएगा। आप रीडिंग वहाँ से करेंगे, मैं क्लास में उन सभी हेडिंग्स को, सेंटेंसेस को एक बार पढ़ूंगा और फिर उसके बारे में समझाऊंगा। उसको समझाते हुए मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी आप घर जा कर के पढ़ेंगे, रीड करेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं इस चीज़ की। देखिए, विचार यहाँ से आता है कि यदि आपको जीवन दे दिया जाए, लाइफ दे दी जाए, लेकिन उस लाइफ को सपोर्ट करने के लिए कोई एलिमेंट नहीं है रियलिटी में, जैसे कि ना पानी पीने के लिए पानी है, ना खाने के लिए भोजन है, ना सिर छुपाने के लिए कोई घर बार है, जैसे कि गुफाएं हैं, लोग पहले एक समय था केव्स में रहा करते थे, पेड़ों पे भी रहा करते थे, शेल्टर तो चाहिए ही किसी न किसी तरह का, जीव जंतुओं का सभी का अपना एक शेल्टर होता है, प्रकृति इसकी एक्सट्रीम से बचने के लिए उसकी आवश्यकता होती है, जीवन के सृजन के लिए उसकी आवश्यकता होती है, फिशेस को हैचिंग के लिए ज़रूरत है कि उनके भी अपने ब्रीडिंग ग्राउंड्स होते हैं, सबके अपने अपने होते हैं। तो इस तरह से ये सभी ज़रूरतें हैं, तब जा कर के जो जीवन आपको मिलता है वो जीवन आगे बढ़ता है, वो सस्टेन करता है, अदरवाइज़ वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। ठीक इसी तरह से अगर हम इस कॉन्सेप्ट को इमेजिन करें कि हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में हमें आर्टिकल 21, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के तहत हमें मिला है, वो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। वहाँ पर भी अगर राइट टू लाइफ, उसके साथ आने वाले सभी पेरिफेरल राइट्स, सभी कंकॉमिटेंट राइट्स के साथ एसोसिएटेड करके ना देखा जाए, तो फिर वो राइट टू लाइफ किस तरह की लाइफ की बात कर रहा होगा। वो मियरली एक एनिमल एग्जिस्टेंस की फॉर्म में ही राइट टू लाइफ की बात कर रहा होगा। राइट टू लाइफ तभी पॉसिबल हो सकता है आर्टिकल 21 का, अगर लाइफ के लिए जो जो भी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो उस आर्टिकल का हिस्सा बने। इसलिए राइट टू लाइफ को जीवित बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो सैक्रोसैंक्ट हैं, जो उसका हिस्सा बननी ही चाहिए। लगातार जुडिशरी ने अलग अलग केसेस में कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरह से की, स्पेसिफिकली आर्टिकल 21 की राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 का दायरा बढ़ता चला गया और जीवन को प्रभावी, संभव और प्रोग्रेसिव बनाने के लिए, सम्मानजनक बनाने के लिए, डिग्निफाइड बनाने के लिए, पर्सनल लिबर्टी के रियल सेंस को इस्टेब्लिश करने के लिए जो जो ज़रूरी है वो आर्टिकल 21 में इंक्लूड किया गया। इसके तहत और बहुत सी चीज़ें हुई। इस बात पर भी विचार किया गया कि क्या फंडामेंटल राइट्स को सिर्फ इस तरह से देखना चाहिए कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, क्या वो एक दूसरे से अलग हैं, क्या आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 एक साथ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्या ये एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड नहीं है,
क्या कोई भी ऐसा लॉ जो कि राइट टू लाइफ लेना चाहता है, पर्सनल लिबर्टी ले लेना चाहता है आपकी, क्या उसे सिर्फ इतना ही संतुष्ट करना है आपको कि वो राइट टू लाइफ के पर्सनल लिबर्टी के आर्टिकल 21 को सेटिस्फाई कर दे और फिर वो इसे ले जाएगा? नहीं, उसे आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 को भी सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। तो इस तरह से इन 3 आर्टिकल्स को जोड़ करके जुडिशरी ने गोल्डन ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट दिया, और ये कैसे जुड़ते हैं हम इसे भी समझने का काम अभी करेंगे। फिर इस बात को भी समझा गया कि जो इंडियन स्टेट है, जो इंडियन सिस्टम ऑफ लॉ है, द लीगल रिजिम ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो प्रभावी है भारत की सीमाओं में, इंडियन टेरिटरीज़ तक वो एक्सटेंड होता है। ऐसे में क्या ये भी है कि जो जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ आर्टिकल है या कई और आर्टिकल है, उनकी टेरिटोरियलिटी क्या है? क्या वो भी टेरिटरीज़ तक ही सीमित हैं, जहाँ तक स्टेट के लॉज का जुरिस्डिक्शन सीमित है, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की टेरिटोरियलिटी एग्जिस्ट करती है? क्या इन आर्टिकल्स की भी कोई टेरिटोरियलिटी है? इस कॉन्टेक्स्ट को भी समझने का काम करेंगे ताकि आपको मेनका गांधी केस प्रॉपर समझ में आए। तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। हम अमेरिकन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और इंडियन प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के बीच की डिबेट को भी अंडरस्टैंड करेंगे। मेनका गांधी केस के बाद क्या बदलाव आए हैं इनको भी समझेंगे, टेरिटोरियलिटी के सिद्धांत को भी समझेंगे, और किस तरह से स्टेट डे बाय डे वेलफेयर होता चला जा रहा है, जुडिशरी की इस तरह की इंटरप्रिटेशंस की मदद से हम इसको भी समझेंगे। मैं शुरुआत करता हूँ, जो लिखा है पहले मैं वो पढ़ करके आपको सुना देता हूँ। मेनका गांधी केस। When our constitution deals with the right to life under Article 21, it must encompass the right to live a life with dignity and access to basic sustenance। जब हम राइट टू लाइफ की बात करते हैं आर्टिकल 21 में, उसमें ये सब आना ज़रूरी है कि ये राइट टू लिव अ लाइफ विद डिग्निटी है, सम्मान से जीवन जीने की बात है, एंड एक्सेस टू बेसिक सस्टेनेंस, और वो सभी चीज़ों पर एक्सेस होना चाहिए जो बेसिक सस्टेनेंस के लिए ज़रूरी हैं। द मीन्स ऑफ लाइफ आर सैक्रोसेंक्ट टू लाइफ इटसेल्फ। जीवन जीने के लिए जिन ज़रियों की ज़रूरत है, जिन साधनों की ज़रूरत है, जीवन से जुड़े हुए हैं, वो जीवन जीने के लिए वो बहुत ज़रूरी है, अभिन्न अंग है। आप केवल किसी को जीवन दे करके ये कह नहीं सकते कि जीवन जी लीजिए। जीवन जीने योग्य साधन भी उपलब्ध कराना ज़रूरी है। जीवन जीने के लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं वो भी होना ज़रूरी है। इसलिए वो सभी मीन्स जो लाइफ के लिए नेसेसरी हैं, सैक्रोसेंक्ट हैं, वो ही मीनिंग डालेंगे इस बात में कि लाइफ का राइट कितना है आपके पास। सिंपली प्लेनली राइट टू लाइफ लिख देने से किसी के पास जीवन का अधिकार नहीं होता। जीवन के अधिकार को सत्य में बदलने के लिए उस अधिकार से जुड़े जितने भी साधन हैं आपको उपलब्ध कराना ज़रूरी है। दोज मीन्स आर नेसेसरी। सो the means of life are sacrosanct to life itself, and this idea has been interpreted by the judiciary in multiple cases, the primary of which is Menaka Gandhi versus Union of India 1978. This case highlighted the importance of the right to life as an expansive right. ये महंगे वाला एक्सपेंसिव नहीं है, ये विस्तृत वाला है, विस्तार वाला है, इसमें ई नहीं ए आ रहा है। सो एक्सपेंसिव राइट। This case highlighted the importance of the right to life as an expansive right, and for emphasizing the interconnectedness of rights in the form of the golden triangle, Article 14, 19, 21, I will do that, I will prove that, nothing to worry about। तो इन सब विषयों पर हम बात कर रहे हैं मेनका गांधी केस के तहत, अभी आपको वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जो फैक्ट हैं इस केस से जुड़े हुए उसकी एक समरी ले लेते हैं छोटी सी। यहाँ पे कहा गया है कि मेनका गांधी वाज अ जर्नलिस्ट। मेनका गांधी जर्नलिस्ट थी। मेनका गांधी आप सब जानते हैं संजय गांधी, इंदिरा गांधी के बेटे, उनकी पत्नी हैं, और संजय गांधी और मेनका गांधी के बेटे हैं वरुण गांधी। पीलीभीत से वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़के सांसद हैं इस समय में, पर अब जो इस बार के 2024 के इलेक्शंस के लिए फ़िलहाल बीजेपी ने अपनी कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाली है, उसमें पीलीभीत से वरुण गांधी को अभी फ़िलहाल टिकट नहीं दिया गया है, पर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से वो चुनाव लड़ते आए हैं, और वो संजय गांधी और मेनका गांधी के पुत्र हैं, और मेनका गांधी वही मेनका गांधी हैं जो इंदिरा गांधी की बहू हैं, और ये पत्रकार हैं। टेलीग्राम जो अखबार रहा है ये उसकी पत्रकार रही हैं। ओके, चलिए इतना समझ में आ गया। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द मेनका गांधी। सो मेनका गांधी वाज अ जर्नलिस्ट हुज पासपोर्ट वाज इशूड इन 1976 में उनका पासपोर्ट इशू किया गया था।
अंडर द पासपोर्ट एक्ट 1967, पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत उनका पासपोर्ट 1976 में इशू किया गया। फर्स्ट फैक्ट, मेनका गांधी जर्नलिस्ट थी। दूसरा फैक्ट, तीसरी चीज़, 1976 में उनका पासपोर्ट इशू किया गया। 1977 में, ये सब अब लिखा है, बस मैं बताने जा रहा हूँ, सुन लीजिए। 1977 में रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर दिल्ली ने उनसे उनका पासपोर्ट मांग लिया कि आप अपना पासपोर्ट जमा करा दीजिए। साल बाद ही उन्होंने इसके लिए रीज़न मांगा कि मेरा पासपोर्ट क्यों इम्पाउंड किया जा रहा है। ऐसे में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, मतलब पासपोर्ट ऑफिस, ये किस मंत्रालय के तहत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। आप आज भी पासपोर्ट ऑफिसेज में जाते हैं तो वहाँ पे तख्ती जो लगी है पासपोर्ट ऑफिसर के केबिन के बाहर, वो MEA की है। इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ये जवाब आया कि जनहित को ध्यान में रखते हुए, पब्लिक इंटरेस्ट में आपको कारण नहीं बताया जा सकता कि आपका पासपोर्ट क्यों इम्पाउंड किया जा रहा है। दैट्स ऑल। तो मेनका गांधी ने ये जवाब मांगा कि मेरा पासपोर्ट क्यों मांगा जा रहा है। बदले में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से जवाब आया कि पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए आपको कारण नहीं बताया जा सकता है कि आपका पासपोर्ट क्यों मांगा है। जब उन्होंने ये चीज़ देखी तो उन्होंने तुरंत आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का फ़ायदा लेना चाहा, और उनका ये मानना था कि मेरे ये रेमेडीज़ मुझे समाधान, मुझे निवारण देंगी। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि आर्टिकल 21, मेरी पर्सनल लिबर्टी यहाँ पर हार्म हुई है। मुझे बिना कारण बताए मेरा पासपोर्ट इम्पाउंड करके विदेश जाने से रोकने का मतलब है कि मुझे कंट्री में डिटेन किया जा रहा है, मुझे इसी कंट्री में डिटेन करके रखा जा रहा है। मेरी मोबिलिटी, मेरी लोकोमोशन पर पाबंदी लगाई जा रही है। मतलब आर्टिकल 19 के तहत जो मेरी मूवमेंट का अधिकार है, मेरे पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का राइट है, उसे रोका जा रहा है। दूसरा, पर्सनल लिबर्टी के तहत मेरा लोकोमोशन का राइट है, मुझे इस तरह से डिटेन नहीं किया जा सकता बिना कारण बताए, और मुझे देश में एक तरह से डिटेन किया जा रहा है मेरा पासपोर्ट लेकर के, क्योंकि उसके बिना मैं देश के बाहर जा नहीं सकती हूँ। ये आर्टिकल 14 का हनन है, क्योंकि स्टेट यहाँ पर नागरिकों के सामने असमान रूप में उभर आया है। वो किसी भी तरह से कोई रीज़न बताने को तैयार नहीं है कि उसके इस एक्शन को कौन सा रीज़न सपोर्ट करता है, उसके पास क्या सब्सटेंस है। इस तरह से स्टेट यहाँ पर आर्बिट्रेरी बिहेव कर रहा है, और कोई भी लॉ स्टेट को इस मैनर में आर्बिट्रेरी बिहेवियर करने की ताकत नहीं दे सकता है। ये इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का वायलेशन है। और भी कई तरह से वायलेशन है, मैं उसका भी आपको कारण बताऊंगा। तो आर्टिकल 14 उन्होंने बताया वायलेट हो रहा है मेरा, आर्टिकल 21 उन्होंने बताया मेरा वायलेट हो रहा है पर्सनल लिबर्टी, और उन्होंने बताया कि मैं विदेश जा कर के कई तरह की प्रेस वार्ताओं में, कई तरह की गोष्ठियों में, इंटेलेक्चुअल सर्किट्स में शामिल होने वाली थी। मुझे वहाँ पर जा कर के अपने विचार अभिव्यक्त करने थे, मुझे अपनी बात रखनी थी। उन कॉन्फ्रेंसेस में मैं पार्टिसिपेट ना कर सकूं, उन मीटिंग्स में मैं ना जा सकूं, उन थिंक टैंक्स का मैं हिस्सा ना बन सकूं। इस कारण से मेरा पासपोर्ट ले लिया गया है, जिससे मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार आर्टिकल 19 का वायलेट हो गया है। अगर मुझे पासपोर्ट मिलता है, मैं विदेश यात्रा कर पाऊँगी और वहाँ जा कर के मैं अपने अभिव्यक्ति के अधिकार जो हैं उनका उपयोग कर पाऊँगी। तो मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और वो रोकी गई है। आई हैव अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड दे आर ऑब्स्ट्रक्टिंग मी। तो इस तरह से उन्होंने ये माना कि मेरे ये इन 3 फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनका हनन हुआ है। मैं सुप्रीम कोर्ट में ये आवेदन करती हूँ कि मेरे इन राइट्स को रीइंस्टेट कराया जाए, और कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इसकी रेमेडी ऑफ़र करे। आर्टिकल 32 के तहत मैंने रिट पिटीशन लगाई थी उन्होंने, और वो ये चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करे सरकार को कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और उनका ये मानना था कि जिस पासपोर्ट एक्ट के तहत मेरे साथ ये हुआ है, उस पासपोर्ट एक्ट के क्लॉज 10(3)(c) के प्रावधानों को भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए, ताकि ये चीज़ें एग्जिस्ट ना करें। ये लॉ रीज़नेबल नहीं है। ये फैक्ट की समरी थी, ये कुछ फैक्ट है। उस समय में मुद्दा कोर्ट में आता है, क्या होता है वो तो हम करने ही वाले हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अब हम आएंगे कि कोर्ट के सामने इश्यूज़ क्या आए। अब वो मैंने लिखे नहीं हैं, मैं वो पढ़ूंगा और एक एक पढ़ूंगा और एक एक पढ़ करके आपको समझाऊंगा। पढ़ूंगा मैं बहुत संजीदगी से, आराम से, पेशेंस के साथ, लेकिन शर्त है कि आप उतनी ही संजीदगी से सुन लीजिएगा। थोड़े भी लॉस्ट हुए तो फिर समझ में नहीं आएगा। इश्यूज़ क्या हैं सुनिए।
इश्यूज बिफोर द कोर्ट, मोटा मोटा कोर्ट के सामने इश्यूज क्या हैं? इशू नंबर 1, वेदर द फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट और कंडीशनल, and what is the extent of the territorial application of such fundamental rights provided to the citizens by the Constitution of India। तो मोटा मोटा पहला इशू जो सुप्रीम कोर्ट के सामने उभर करके आया, मुद्दा ये आया कि क्या फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट हैं या कंडीशनल हैं। क्या फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट हैं, ये क्वेश्चन आया कि क्या किसी भी कंडीशन में, इन एनी सर्कमस्टांस, इन एनी सिनेरियो, क्या फंडामेंटल राइट्स की पालना होनी ही है? क्या कोई कंडीशन उन पर लागू नहीं होती है कि इन कंडीशंस में आप अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते? क्या ऐसी कोई कंडीशंस हैं, या फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नेचर के हैं, उन्हें हर परिस्थिति में फंडामेंटल राइट्स के रूप में मानना ही होगा? ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, तो जैसे उस समय में देश के तहत ये इमरजेंसी का दौर है, 1975 से 77 के बीच में भारत इमरजेंसी के दौर से गुज़र रहा था, और ये कहा गया कि देश अस्थिरता से गुज़र रहा है, अनस्टेबिलिटी है, देश में माहौल बनाया जा रहा है कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को गिराया जाए, जो बाहरी प्रभाव है वो भारत में बढ़ाया जा रहा है, भारत को तोड़ने के प्रयास हो रहे हैं, डिरेल करने की कोशिशें हो रही हैं। ऐसे में ये बातें हर जगह पर चला करती थी कि पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, देश की जो सिक्योरिटी है वो इम्पॉर्टेंट है, तो नेशनल सिक्योरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो देश की सीमाओं की सुरक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी है। पहली तो स्टेट द रिस्पॉन्स, अब आपने कंट्री नेशन स्टेट का लेक्चर लगा लिया तो अब आप सारे एक्सप्रेशन समझ पा रहे हैं कि स्टेट की इंडियन स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो देश है, इंडियन द कंट्री, उसकी सीमाओं की सुरक्षा करना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, उसकी सीमाओं की सुरक्षा करना, देश को खंडित होने से बचाना, तो उसकी अखंडता को बनाए रखना, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को बचाए रखना। राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है, देश में किसी भी तरह का वैमनस्य का माहौल, क्वेरल्स का माहौल ना फैले, आर्म्ड रिबेलियन जैसी परिस्थितियां ना आ जाएं, हथियारबद्ध विद्रोह जिसे कहते हैं ना हो जाए, दंगे ना हो जाएं, संवैधानिक मान्यताओं के मुताबिक सब कुछ चलता रहे। ये सब बातें तर्क उस समय में दिए जाते थे, सरकार और सरकारी पक्ष ये सब तर्क दिया करते थे। तो कुल मिलाकर के ये कहा गया कि ये देखा जाए कि क्या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं है, क्या कोई ऐसी सिचुएशंस नहीं है, जैसे इस समय में ये भारी डिबेट चल रही थी कि अगर इमरजेंसी लग जाती है तो क्या उस समय में भी सभी तरह के फंडामेंटल राइट्स वर्किंग स्टेट में रहेंगे, या वो उस समय के लिए सस्पेंड हो जाएंगे। फिर उसमें ये विचार हुआ कि क्या सारे सस्पेंड हो जाएंगे या कुछ सस्पेंड हो जाएंगे और कुछ बने रहेंगे। फिर उसमें भी बात आई कि भाई नेशनल लेवल की इमरजेंसी भी दो अलग ग्राउंड्स पर लगती है, क्या दोनों ही ग्राउंड्स पर लगने वाली इमरजेंसी के समय में सारे फंडामेंटल राइट जो हैं सस्पेंड हो जाएंगे, या किसी एक ग्राउंड पे इमरजेंसी लगती है उस ग्राउंड पे जो है वो सस्पेंड होंगे और दूसरी ग्राउंड पे नहीं होंगे। इस तरह से एक बड़ी चर्चा उस समय देश में चल रही थी। तो यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन ये भी डिस्कस होगा इस समय कि क्या फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट हैं या फिर वो कंडीशनल हैं। ओके, वी विल डिस्कस दैट। एंड व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ द टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ सच फंडामेंटल राइट्स, कि जो टेरिटोरियल एप्लीकेशन है इन फंडामेंटल राइट्स की, उसका एक्सटेंट क्या होगा। दिस इज द क्वेश्चन। जैसे सपोज कीजिए कि somebody, that person is a foreigner, the person is a foreigner and that person belongs to the foreign territory, person belongs to the foreign government, the state, उसका अपना नेशन है, उसका अपना एक स्टेट है, वो अपनी एक कंट्री से बिलोंग करता है, फ्रॉम अनदर टेरिटरी, बट दैट पर्सन इज एंटरिंग इनटू योर टेरिटरी, दे हैव एंटर्ड इनटू योर टेरिटरी। तो जब वो आपकी टेरिटरी में आ गया है तो अब क्या किया जाए। ये जो फंडामेंटल राइट है, हमारी टेरिटरी का फंडामेंटल राइट है, क्या ये एक दूसरी टेरिटरी के व्यक्ति पर एक्सटेंड होता है, इसका एक्सटेंशन होता है। तो इसका जवाब ये मिलेगा कि देयर आर सम राइट्स जो एक्सटेंड होते हैं, देयर आर सम राइट्स जो एक्सटेंड नहीं होते हैं। जैसे कि आर्टिकल 21 एक्सटेंड होता है, अगर आप फॉरेन टेरिटरी से हैं और आप विदेशी मूल के हैं, आपको फंडामेंटल राइट मिलेगा आर्टिकल 21, लेकिन दूसरी तरफ आर्टिकल 19 का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो आर्टिकल 19 का बेनिफिट नागरिकों को मिलेगा, सिटीजन्स को मिलेगा, और आर्टिकल 21 का बेनिफिट सिटीजन्स के साथ साथ नॉन सिटीजन्स को भी मिलेगा। ये
इस तरह से टेरिटोरियल एप्लीकेशन। तो ये एक केस है, तो उन्होंने कहा ये एक केस है। ऐसे में दूसरी विचार ये है फिर कि आर्टिकल 19 का बेनिफिट भारत में भारतीय नागरिक को मिल रहा है, भारतीय सीमाओं में मिल रहा है। तो जब वो भारतीय सीमाओं के बाहर जा रहा है तो क्या उसके आर्टिकल 19 का ये अधिकार उसके साथ बाहर नहीं जा रहा है? सपोज मेनका गांधी के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भारत में है, और मेनका गांधी, ऐसे में मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिचुएशन फैक्ट से मत जोड़िए। सपोज उस समय में उनको विदेश जाकर के अमेरिका में किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना है, या किसी प्रेस मीटिंग में पार्टिसिपेट करना है, या किसी डिबेट सर्कल में पार्टिसिपेट करना है। तो ये सवाल है कि क्या वहाँ पर जो विचार वो अभिव्यक्त कर रही हैं विदेशी भूमि पर, भारत सरकार की नज़रों में, भारतीय राज्य की नज़रों में, जो आर्टिकल 19 के तहत उन्हें आज़ादी भारत की भूमि पर थी, वो क्या वहाँ तक भी एक्सटेंड हो जाएगी? ऐसा तो नहीं होगा कि वहाँ की भूमि पर कही गई बातों के लिए हम उन्हें भारत में कई तरह की प्रताड़नाएं और सज़ाएं देंगे, उनको कई तरह से पनिश करेंगे। वहाँ की सरकार के कानून जो भी हों वो तो उन पर लागू हो नहीं है। वहाँ की सरकार अगर उन्हें कह रही है कि आप यहाँ बोल नहीं सकती क्योंकि आप भारत से आई हैं, वो तो वहाँ की सरकार के नियमों के तहत है, वो तो उस स्टेट के तहत उन्हें क्या राइट मिल रहे हैं क्या नहीं, वो अलग बात है। लेकिन हमारे देश से वो गई हैं और हमारी टेरिटरी की हैं, और यहाँ पर उनको आर्टिकल 19 का बेनिफिट मिल रहा है, तो क्या ये बियॉन्ड द टेरिटरी एक्सटेंड होगा? ये बड़ा सवाल है। समझ रहे हो ना? जैसे आपको कोई कहा जाए घर के अंदर जितना बोलना है बोलो, घर के बाहर जाके मुंह मत खोलना, वरना प्रोपेगेंडा काउंट किया जाएगा। तो वहाँ पर ये सवाल पूछा जा रहा है कि जब देश के अंदर किसी तरह की भी डिबेट डिस्कशन में पार्टिसिपेट होने की आज़ादी है, क्या अंतर पड़ जाएगा अगर विदेशी भूमि पे ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है? आर्टिकल 19 तो हमें अधिकार दे ही रहा है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो हम उसी फ्रीडम के तहत भारत में बोल रहे हैं भारत की भूमि है, विदेश जाके बोल रहे हैं विदेश की भूमि है, हमें तो संरक्षण आर्टिकल 19 का मिला है। ऐसे में आपने वापस आने पर हमारा पासपोर्ट रद्द कर दिया, या इस नाम पे कि आपको देश में बोलने का अधिकार था, आप बाहर जाकर के बोलने वाली हैं टेरिटोरियल एक्सटेंट आर्टिकल 19 का, टेरिटरी के अंदर अंदर है, बाहर नहीं है, इसलिए ये करने का अधिकार आपको नहीं है, तो आपका पासपोर्ट लिया जा रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर पासपोर्ट छुड़वा नहीं सकती आप, क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भारत के अंदर अंदर मिला है, बाहर नहीं मिला है। तो आप ये दुहाइयाँ नहीं दे सकती हैं कि आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हार्म हो रहा है, इसलिए जल्दी से पासपोर्ट दे दिया जाए। क्योंकि भारत में क्या करना है करिए, भारत में तो आइए, आप जाइए, पासपोर्ट छुड़ाए बिना मीटिंग कर लीजिए, जिससे करना है जाके भाषण दे दीजिए जो देना है, विदेश नहीं खाली जा सकती। तो ऐसे में आर्टिकल 19 का बेनिफिट जो है वो तो इंडिया के अंदर मिल रहा है, ले लीजिए ना। आपको जाना है बाहर और बाहर जाके आपको स्पीच देनी है, आर्टिकल 19 के नाम पर पासपोर्ट नहीं छुड़वा सकती आप, क्योंकि उसका टेरिटोरियल एक्सटेंट जो है सीमाओं के अंदर है, सीमाओं के बाहर नहीं है। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया कि ये मैटर क्यों इशू आया कोर्ट के सामने? फील हो गया, महसूस हो गया कि इशू बनता है, इशू बनता है ना भाई। तो ये इशू बनता है। इस तरह से ही अगर आप देखें तो हमारे जो लोग हैं, भारत सरकार जिम्मेदारी से काम करती है, और हमारे लोग विदेशों में फंस जाते हैं कई मामलों में, कई जंग लग चुकी है कहीं पर कोई और समस्या आ चुकी है, भारत अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए उन्हें रेस्क्यू करता है, वहाँ से लेकर के आता है, आर्टिकल 21 का लाभ उन तक पहुँचाता है। आई बात समझ में? ये कहानी। चलिए, तो ये पहला इशू कोर्ट के सामने कि क्या फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट हैं या कंडीशनल हैं, क्या कहीं कंडीशन के तहत सस्पेंड होते हैं, या कोई कंडीशन के तहत सस्पेंड किए बिना भी इन्हें लिमिट किया जा सकता है, किसी को इसका लाभ मिलने से रोका जा सकता है। एक है मुद्दा सस्पेंशन का, सस्पेंडेड फॉर ऑल। एक है मुद्दा स्पेसिफिक केस टू केस, वो कंडीशन लागू हो रही है तो आपको नहीं मिलेगा लाभ, राइट बना हुआ है पर आपको लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि वो उस कंडीशन में कवर हो रहा है। और दूसरा है टेरिटोरियल एक्सटेंट, क्या रहता है फंडामेंटल राइट्स का, कहाँ तक मिलेंगे, कब मिलने बंद हो जाएंगे। ओके, सेकेंड इशू बिफोर द कोर्ट, whether right to travel abroad is protected under the umbrella of Article 21 as a peripheral and concomitant right। तो कोर्ट के सामने ये केस था कि क्या विदेश यात्रा करने का अधिकार, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, क्या ये आर्टिकल 21 का पेरिफेरल या कंकॉमिटेंट हिस्सा है, क्या ये उसी में निहित है, क्या ये उससे जुड़ा है? इस चीज़ को भी ढूंढना था। कोर्ट के सामने ये मसला आया
कोर्ट को इस बात को तलाशना था कि अगर ये माइनस कर देते हैं, इसको माइनस करिए, फिर राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी कितना का इंटैक्ट रह जाता है। माइनस करके देखेंगे ना, जैसे बॉडी माइनस प्राण तो क्या बचा, ऐसा, फिर प्लस तो क्या निकला, दैट इज़ द थिंग। तो इसको हटा के देखें तो फिर क्या बच रहा है, और फिर जब उसको जोड़ करके देखें तो फिर क्या बच रहा है। इसको बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए, देखिए कि कई बार ये होता है कि देखिए ये हब है, ये स्पोक्स हैं, ओके, हब स्पोक्स दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं, एक दूसरे के बिना तो कुछ भी नहीं है। अकेले हब से कुछ नहीं होगा, अकेले स्पोक्स से कुछ नहीं होगा, और ये हब है, ये स्पोक है, ये रिम है ना सारा, ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तीनों को एक साथ लेंगे तो पूरी बात बनेगी, पूरी चीज़ बनेगी, वरना तो चीज़ बनेगी नहीं, समझ रहे हैं। तो इस तरह से एक गाड़ी है, एक कार है, कार में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों को अलग अलग ले लेंगे तो कार का पर्पस सॉल्व नहीं होगा, कार का पर्पस सॉल्व नहीं ना होगा। जैसे कि गाड़ी में एक्सेलरेटर अलग है, ब्रेक अलग है, स्टीयरिंग अलग है। आप ये नहीं कह सकते कि एक्सेलरेटर बहुत अच्छा दे दिया तुमको, ब्रेक तुमको बहुत अच्छी दे दी है, भाई स्टीयरिंग नहीं दिया, जाओ ले लो। आप कहेंगे फिर कार का पर्पस यूजलेस है फिर। अच्छा, दूसरी तरफ कार स्टीयरिंग अच्छा दे दिया, एक्सेलरेटर बहुत दे दिया, ब्रेक नहीं दी, 5 किलोमीटर की स्पीड से भी गाड़ी नहीं चला पाओगे, क्योंकि कितना रेस आप दे रहे हो ये इस बात पे नहीं डिपेंड करता कि कितना रेस देने की ताकत उस गाड़ी में, ये डिपेंड इस बात पे करता है कि कितने रेस तक भी गाड़ी कंट्रोल में रहेगी, वो ब्रेक पे निर्भर करता है। तो ब्रेक नहीं दिया, फिर भी आप कहेंगे दिस कार इज़ यूजलेस फॉर मी, है ना। इस तरह से कार के कई सारी चीज़ें अगर माइनस कर दो तो कार वहाँ खड़ी है, आपके लिए यूजलेस है। इसी तरह से फंडामेंटल राइट्स के बारे में ये बोला गया है कि क्या इसे इस तरह से देखा जा सकता है कि ये बहुत इंडिविजुअल है, ये म्यूचुअली एक दूसरे से एक्सक्लूसिव है, ये म्यूचुअली इंक्लूसिव नहीं है, एक दूसरे में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, और ये जोड़ करके कोई एक कंप्लीट चीज़ का फ़ायदा नहीं दे रहे हैं। तो ये माना गया कि ये जुड़ के फ़ायदा देते हैं, पूरा मज़ा जुड़ के देते हैं, पूरा पर्पस जुड़ के रियलाइज़ होता है, पूरा बेनिफिट जुड़ने के पे बाद मिलता है। तो ये भी कोर्ट के सामने चुनौती थी कि देखना है कि जुड़ते हैं तो कितना जुड़ते हैं आपस में आर्टिकल, और एक आर्टिकल का विचार और कई सारे अधिकारों से कैसे जुड़ता है उसी आर्टिकल में, जिन्हें अगर हटा लो तो फिर आर्टिकल देने का कोई फ़ायदा नहीं, वो आर्टिकल का कोई फ़ायदा नहीं। जैसे आपको किसी ने गाड़ी दे दी और आपको बोला जा गाड़ी ले, जा मौज कर, एंजॉय कर, और अभी आप स्टूडेंट हो, कमाते धमाते नहीं हो, पेट्रोल नहीं है, वो गाड़ी आपके लिए कैसी है। तो उससे जुड़ा हुआ एक विचार ही है ना कि अब गाड़ी तो दे दी है भाई, पेट्रोल भी दे दो, डीजल भी डला दो, तभी कुछ हो, तभी होगा ना। तो इस तरह से ये सब चीज़ों को सोच करके जान करके देखना ज़रूरी है, ओके। इस तरह से बहुत प्रैक्टिकल है ये बात, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं कर रहा सुप्रीम कोर्ट, और कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं की है दोनों पार्टियों ने। बड़ी आम सी बात हो रही है कि भाई फंडामेंटल राइट को कैसे देखें, एक फंडामेंटल राइट को उसके एब्सोल्यूट फॉर्म में देखें जैसा लिखा है, या उससे बहुत सारे पेरिफेरल राइट जुड़ते हैं, इमर्ज होते हैं, बहुत सारे राइट्स हैं जो कंकॉमिटेंट हैं, उसके साथ जुड़ करके आएँ तो ही बात बनेगी, उसकी पूर्ति के लिए वो भी आने जरूरी है, अदरवाइज़ वो एक्सप्रेशन इनकम्प्लीट है, वो फ्रेज़ ही इनकम्प्लीट है। आई बात समझ में। जैसे हम आपको कह रहे हैं अरे आइए खाना खाइए, अरे बैठिए खाना खाइए, बैठिए। बहुत ज़रूरी है कि खाना परोसें भी, है ना। आप कितना हैरान हो जाएंगे जब मैं आपको कहूँगा आ जाओ, चले आज चलते हैं, बाहर चलते हैं, आ जाओ आज बाहर डिनर करते हैं, चलते हैं, और बाहर डिनर कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ मेनू दे रहा हूँ, मैं जो मन है ऑर्डर कर लीजिए, जो मन है आपको ऑर्डर कर लीजिए। आप सबने ऑर्डर कर लिया, और बिल के समय में अब मैं आपको देख रहा हूँ कि बिल भी दे दीजिए। आप कहेंगे भाई ये क्या बिल, मतलब हमको देना है, आगे से कभी कहीं मत बाहर जाने को। मैं लून जवाइन नमक जवाइन के पराठे बना के घर में खा लेते थे मैंने, 2500 था जेब में, वो भी उड़वा दिया तूने। तो आपको उसने बोला तुझे इतनी दिक्कत क्यों है, मैं तो यही खाता, आजा चले आज कहीं बाहर से डिनर करें। और मैंने कहा ये लो मेन्यू, जो पसंद है यार ऑर्डर कर लो। और मैंने कहा फिर जो खाया अब इसका बिल भर दो। तो आप उसे आगे से कहेंगे यार ये कॉन्कॉमिटेंट ही था कि जब तुम लेके आए हो बाहर, जब तुमने कहा है तो भाई तुम ही खिला रहे हो, इसका मतलब तुम ही बिल दे रहे हो, ये तो बट ऑब्वियस था। तो ऐसी कोई चीज़ें हैं सिस्टम में, आई बात समझ। तो ये है कि आर्टिकल राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, ऐसे कैसे देख लें, क्या है मतलब राइट टू लाइफ, किन चीज़ों से बन रहा है राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी किन चीज़ों से बन रही है पर्सनल लिबर्टी, ये बड़ा सवाल है। तो इसको भी
टटोलना था सुप्रीम कोर्ट को। तो ये दूसरा बड़ा मुद्दा था। तीसरा मुद्दा था व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन द राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द गोल्डन ट्राइंगल प्रिंसिपल। मैं अभी एक छोटा सा रिलेशन बना करके आपको बताता हूँ। आर्टिकल जो 21 है वो आपको पर्सनल लिबर्टी देता है, पर्सनल लिबर्टी ऑफर करता है, जैसे आर्टिकल 21। अब मैंने आपको कह दिया कि यू हैव ऑल द पर्सनल लिबर्टी, डन। तो व्हाट डू यू वांट टू डू देन इन दैट पर्सनल लिबर्टी? आपने मुझे पूरी पर्सनल लिबर्टी दी अभी 6 बजे, तो मैं क्या करना चाहूँगा? मैं उस पर्सनल लिबर्टी को यूटिलाइज करके लेक्चर देना चाहूँगा, लेक्चर देना चाहूँगा। लेकिन तभी आपने मेरा मुंह पकड़ लिया कि नहीं 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 रुक, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है तुझे। तो मैं पूछूंगा कि पर्सनल लिबर्टी दे दी, अच्छा फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, तो मुझे क्या करना है फिर? आप बता दीजिए। कपड़े धोने हैं मुझे पर्सनल लिबर्टी के साथ, या क्या करना है? पेंटिंग का काम करना, पेंटर बनना है मुझे? तो तब आपने मुझे कहा कि हाँ पेंटर बन सकता है, कपड़े धो सकता है, लेकिन पत्रकार मत बन तू। पर्सनल लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है तेरे पास। तो ऐसे में आर्टिकल 19 ही हमें प्रोफेशन की भी आज़ादी दे रहा है, आर्टिकल 19 ही। अब ऐसे में आप सोचिए, पर्सनल लिबर्टी दे रहे हैं लेकिन आप उस व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं दे रहे, पहला। अच्छा दूसरी बात, आप उसको कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, यू हैव ऑल द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ओके, लेकिन वी विल डिसाइड योर ऑडियंस। तुम हर जगह मूव नहीं कर सकते। जैसे कि तुम जिस क्लास में जितने लोग हैं उनको बताओ, इनको पढ़ाओ, तुम वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म उस राज्य के लोगों तक रीच नहीं करो, वहाँ तक मूव मत करो। तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तुम्हारा हमने कर्टेल कर दिया है। बाकी पर्सनल लिबर्टी भी दे दिया आर्टिकल 21, और आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी दे दिया, बट हमने तुम्हारी ऑडियंस लिमिट कर दी है, तुम्हारी मूवमेंट को कर्व कर दिया है। तो फिर भी मैं कहूँगा कि ये आप कैसे तय कर सकते हैं कि आप मेरी मूवमेंट को कैसे कर्व कर सकते हैं? मुझे सुबह यहाँ लेक्चर देना है, दोपहर को वहाँ देना है, शाम को उनको जाके देना है। अगर ये मूवमेंट ही नहीं है मेरे पास, तो फिर मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, तो पर्सनल लिबर्टी का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा तीसरी चीज़, एक पेंटर है, वो विदेश जा सकता है अपनी पेंटिंग की एग्जीबिशन के लिए। एक इंजीनियर है, वो विदेश जा सकता है अपनी इंजीनियरिंग के काम के लिए किसी ब्रिज में एक टीम के मेंबर के तौर पर। लेकिन मैं पत्रकार हूँ और मैं विदेश नहीं जा सकता हूँ अपने ही कामकाज के सिलसिले में, तो उन दोनों के मुकाबले क्या आर्टिकल 14 मेरा वायलेट नहीं हो गया कि उन दोनों को कानून का संरक्षण प्राप्त है, मुझे नहीं? वो अपने अपने आर्ट को, स्किल को, प्रोफेशन को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं विदेशी भूमि पर, मैं नहीं कर पा रहा। तो इस तरह से इक्वलिटी बिफोर लॉ कैसे हुआ? हम तीनों कानून की नज़र में समान कैसे हुए, बताइए? और फिर हम तीनों को प्रोटेक्शन, इक्वल प्रोटेक्शन कहाँ मिला लॉ का? उनको दोनों को मिला, मुझे नहीं मिला। जैसे उनका अपना पेशा था, मेरा भी पेशा था, मैं पत्रकार हूँ, इसमें अलग क्या था? वो इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक पेंटर है, मैं जर्नलिस्ट हूँ। वो फ्रीली जा सकते हैं विदेश, मैं नहीं जा सकता। ये तो कानून अलग अलग काम करता है सबके लिए क्या? ये सवाल है। तो आर्टिकल 14 भी जुड़ गया, आर्टिकल 19 भी जुड़ गया, और आर्टिकल 21, इस तरह से तीनों जुड़ गए आपस में, है कि नहीं? तो ये चीज़ों पर विचार होना बाकी था, इसी चीज़ पर विचार हो रहा था। ये जो मैंने इशू आपको बताया कि व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन द राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज़ द गोल्डन ट्राइंगल प्रिंसिपल। नेक्स्ट इशू बिफोर द कोर्ट वाज व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ द फ्रेज प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एज मैंशनड अंडर आर्टिकल 21। ये जो आर्टिकल 21 में कहा गया है कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी नहीं ली जा सकती एक्सेप्ट द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी ले सकते हैं आप उस प्रोसीजर के वाया जो प्रोसीजर लॉ द्वारा इस्टेब्लिश्ड है। इस फ्रेज का स्कोप क्या है, इसमें क्या कवर है? क्या ये फ्रेज में जो प्रोसीजर है उसे सिंपली इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करना है कि वो प्रोसीजर लॉ के द्वारा दिया गया है, या उस प्रोसीजर को जस्ट फेयर एंड रीजनेबल भी होना है? क्या मीनिंग है इस फ्रेज का? क्योंकि
अगर इस फ्रेज को सिर्फ प्रोसीजरल होना है जो कि लॉ द्वारा दिया गया है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के तमाम फंडामेंटल राइट्स पे जब ध्यान लगाया जाए, तो वो बार बार इस ओर इशारा कर रहे हैं कि हर एंगल से सिटीजन्स के, इंडिविजुअल्स के अस्तित्व से जुड़ा, अस्मिता से जुड़ा, सम्मान से जुड़ा, संस्कृति से जुड़ा, विकास से जुड़ा हर पहलू, हर पक्ष संविधान ने सुरक्षित किया है। चाहे वो आर्टिकल 23, 24 के तहत चाइल्ड लेबर को रोकना है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना है, इस तरह की एट्रिसिटीज़ को रोकना है, चाहे वो आर्टिकल 25, 26, 27, 28 के तहत आपकी संस्कृति, आपके धर्म, आपकी उपासना की स्वतंत्रता की बात हो, चाहे वो 29 और 30 के तहत आपकी शिक्षा, आपकी विरासत, आपकी भाषाएं, संस्कृतियों को सहेजना, उनका विकास करने की बात हो, चाहे वो आर्टिकल 17 के तहत छुआछूत को ख़त्म करना हो, आर्टिकल 18 के तहत हर तरह की असमानता, जैसे कि किसी तरह के भी टाइटल्स, किसी भी तरह के राजा, अधिराज, महाराज, ऐसी चीज़ों को ख़त्म करना हो, आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशंस ख़त्म करना है, आर्टिकल 16 के तहत जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं सरकारी नौकरियों के रूप में, उनमें सबको समान अवसर देना है, आर्टिकल 14 समानता के अधिकार की बात कर रहा है। ऐसे में अगर हम आर्टिकल 20 आपको अरेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देने की बात कर रहा है, ये सारे जो आर्टिकल्स अगर हम गौर से देख लें तो ये आर्टिकल किस ओर इशारा करते हैं कि किसी भी तरह से सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, पॉलिटिकली जो एक सिटीजन है और जो एक इंडिविजुअल है वो बहुत सुप्रीम रखा गया है। इंडियन सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स में उसकी बहुत सुप्रीम पोजीशन यहाँ रखी गई है। दीज आर द फंडामेंटल राइट्स फॉर द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन्स और द इंडिविजुअल्स। सेकेंडली, they are fundamentals because they are very fundamental to the basic idea of the constitution. That is the very fundamental to the idea of a Ganarajya, the republic. Very fundamental. So that is why they are very fundamental to the basic law of the land, that is the constitution. And the constitution is the basic law of the land. Being a basic law of the land, it is the base to every other law. So by that way, it is the supreme law of the land. Something is base, everything is standing on it. So if we will debase it, everything will fall. So it means that base is the supreme thing. Rest everything is standing on that base. So the fundamental rights, because they are very, very fundamental to the idea of the republic, very fundamental to the idea of the basic law of the land, that is the constitution. So very fundamental to the constitution in itself. They are very fundamental to the basic feature of the constitution. And likewise, they are very fundamental. Why? Because they are the supreme. Constitution is the supreme of the law of the land. So they are very fundamental to constitution. So they are somewhere the part of the supreme law of the land. So in that context, हमें ये बात ऑब्जर्व करके चलनी है कि किस तरह से ये फ्रेज काम करता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कि वो प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट इतनी है कि वो किसी भी तरह का हो सकता है, सिर्फ इतना है शर्त कि लॉ के द्वारा इस्टेब्लिश हो। तो फिर अगर ऐसा है, फिर तो सारे फंडामेंटल राइट्स देने का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रयोजन ही झूठा पड़ गया। तो एक तरह से एक हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन ने सब कुछ दे दिया और दूसरे हाथ से लॉ के द्वारा प्रोसीजर एस्टेब्लिश करके वो सब कुछ लेने का अधिकार दे दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? सोच के देखिए आप। तो मतलब लॉ ने जो प्रोसीजर दिया है उसको भी कन्फर्म होना है किसी चीज़ के साथ, और किस चीज़ के साथ कन्फर्म होना है? विद द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विद द आइडिया ऑफ द प्रीएम्बल, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी. So it must conform to the preamble in itself, and the preamble is saying that कि शुरुआती तौर पे preamble क्या कह रहा है कि इंडिया के सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, फिर उसमें बाद में ऐड किया गया कि भाई सॉवरेन है, सेकुलर है, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इस तरह से सेकुलर और सोशलिस्ट बाद में ऐड किया गया. तो मतलब सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल,
सो द लॉ जो प्रोसीजर देने जा रहा है, इट मस्ट कन्फर्म टू द आइडिया ऑफ द रिपब्लिक, द गणराज्य. ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, एवरी गण is important. State can not behave arbitrarily. What is the importance of the Gana Rajya? What is Gana Rajya system? If we will empower the state to function arbitrarily, suppose मैं यार इंग्लिश में बोलने लग जाता है, ऐसा तो नहीं तो समझ आना बंद हो जाता है, आता है रहता है ना समझ. Suppose if we will empower the state to function arbitrarily, then in a country which is so diverse, where many minorities are living, and we are giving state the power to function arbitrarily, then state will function via its institution. And when you are talking about institution, it is a system of government. And in a popular democracy like India, government is always somewhere formed by the majority community. Then ultimately that government formed by the majority community, and the government is the expression of the state, and you are empowering the state to behave arbitrarily. So it means you are not giving any type of protection to the communities which are not having majority voice. So how will you protect the state from becoming majoritarian democracy? It will practice majoritarianism then, because the laws are being enacted into the parliament, and the parliament is working on the fashion of the majority all the time. There is a word simple majority, special majority. So simply by the dint of the majority, you are competent enough to enact the laws, and by enacting the laws you are giving the procedure, and with that procedure you can do anything, you can do wonders. So how will you protect the idea of a republic, Ganarajya? The identity of each and every individual, the voice of each and every individual. That idea is very, very supreme in the Indian scheme of politics, in the Indian system of state. So that is why the phrase procedure established by law must comply with the idea that procedure should be just, fair and reasonable. Otherwise it will make the state arbitrary, unaccountable, extreme, and it can make the state even majoritarian, because the law is the prerogative of the parliament or the Vidhan Sabhas, and the parliaments and the Vidhan Sabhas are the bodies of majorities. Oppositions can only raise or discuss the issues, but the decisions are being taken by the majorities, and then with the help of majority you can impose anything on the country. So that is why there is a theory of basic structure of the constitution given by the Keshavananda Bharati case, to protect the constitution in itself from the arbitrary laws. Okay, and then we need to protect individuals as well, every person as well. So that is why there is another concept of due process of law, that the procedure should be just, fair and reasonable. तो इसको अभी समझना है कि ये भी इशू था अदालतों के सामने, कि अगर एक तरफ आप कहते हो कि भारत गणराज्य है, और ऐसे में देश की सरकारें जो हैं वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के तहत चुनी जा रही हैं, और उसके तहत नेचुरली जिसको मेजॉरिटी वोट मिल गया है वो जीत जाएगा, और ऐसे में एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी कम्युनिटी कंट्री के अंदर अगर इसी तरह से सरकारें बन करके सारे कानून नीतियाँ बननी शुरू हुई, तो पॉसिबिलिटी है कि एक मेजॉरिटेरियन सिस्टम इस्टेब्लिश हो जाएगा. ऐसे में फिर जो वेरी आइडिया ऑफ इंडिया है, दैट इज़ द डाइवर्स कंट्री, द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, हो सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए. तो फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन जिस एस्पिरेशन के का ही लीगल वर्जन है, वो एस्पिरेशन ही कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, तो फिर उसकी लीगलिटी भी आगे कॉम्प्रोमाइज़ ही हो गई. तो ऐसे में तो गणराज्य का अस्तित्व ही खत्म हो गया, चूक गया. तो ऐसे में इतना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन देने के बाद मियरली इसे एक फ्रेज के वाया उसे सब लेने नहीं देगा, सब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देगा. इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है. ओके,
येस इट इज़ अ वेग, आगे जा करके आप पढ़ेंगे कि इट इज़ वेरी वेग कॉन्सेप्ट, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, हाउ विल यू डिसाइड व्हाट इज़ जस्ट, व्हाट इज़ फेयर, व्हाट इज़ रीजनेबल। कोर्ट उस पर क्या कहेगा वो आप सुनना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा, आई विल डिस्कस दैट, ओके। सो व्हाट इज द स्कोप ऑफ द फ्रेज प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एज मेंशन इन द आर्टिकल 21, ये भी डिस्कस का मैटर था, तो ये भी इशू आया कोर्ट के सामने। नेक्स्ट वन, वेदर द प्रोविजन लेड डाउन इन सेक्शन 10(3)(c of the Passport Act 1967 is a violation of fundamental rights, and if it is, whether such legislation is a concrete law। क्या ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, सेक्शन 10(3)(c जो है, क्या ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है? क्योंकि उसी के तहत उन्होंने ये कहा ना कि हम आपका पासपोर्ट इम्पाउंड कर सकते हैं, पासपोर्ट ऑफिसर को ये राइट है, और ज़रूरी नहीं है कि आपको बताया जाए, जनहित में आपका ये लिया जा सकता है। तो क्या ये, अगर ऐसा हो रहा है तो क्या फिर ये पासपोर्ट एक्ट का ये सेक्शन क्या फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है? क्या इट इज़ वायलेशन? एंड इफ़ इट इज़, अगर ये कर रहा है तो वेदर सच लेजिस्लेशन इज़ अ कंक्रीट लॉ, तो क्या फिर हम इसे एक कंक्रीट लॉ ही मान लेंगे कि इट इज़ नॉट अ लॉ ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी लाइफ, इट इज़ अ कंक्रीट लॉ। तो ये भी एक क्वेश्चन आ गया, तो फिर क्या उस कंक्रीट को स्क्रैप नहीं कर देना चाहिए, ख़त्म नहीं कर देना चाहिए? सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। तो ये भी एक इशू है जो यहाँ पर रहेगा। अगला है, अभी समझाऊंगा मैं कि इस पर कोर्ट क्या कहेगा। कोर्ट ने एक बहुत बैलेंस फैसला दिया था, मैं वैसे आपको बता दूँ वो क्या था, वो हम डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस दैट। नेक्स्ट वन इज द वेदर द इम्पंज ऑर्डर ऑफ रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। जो पासपोर्ट ऑफिसर का वो जो ऑर्डर था कि आप अपना पासपोर्ट जमा करा दीजिए, क्या वो किसी भी तरह से कॉन्ट्रावीन कर रहा था नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत को? और नेचुरल जस्टिस के 3 सिद्धांत हमने आपको बताए हैं। सिद्धांत नंबर पहला ये है कि आपको हियरिंग का अधिकार होना चाहिए, आपको अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए। दूसरा फैसला ये है कि जिस व्यक्ति के ऊपर ये आरोप है कि भाई उसने कुछ कसूर किया है, कुछ दोष है, वही ना सुनवाई कर रहा हो, आपकी इस बात पर भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिसर ने ही आपका पासपोर्ट इम्पाउंड किया है और उसी के पास आपको जाना है अपनी अर्जी लेकर के कि भाई हमारी सुनवाई भी कर लो, तो फिर तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता था, ये तो ठीक नहीं। और तीसरा है रीजनेबिलिटी। किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, किसी भी एग्जीक्यूटिव एक्शन, किसी भी जुडिशियल वट एवर द एक्शन यू आर हैविंग, उसका एक रीजनेबल ग्राउंड आपको बताना जरूरी है। इट शुड बी रीजनेबल, अनरीजनेबल तो वो नहीं हो सकता है। तो उसी के तहत हमने ये बताया कि इस बात का ख्याल रखा कि भाई जो भी कोर्ट के ऑर्डर्स आएंगे वो स्पीकिंग ऑर्डर होंगे। नेचुरल जस्टिस का तीसरा सिद्धांत हमने देखा था कि वो स्पीकिंग ऑर्डर होंगे, बाल्ड ऑर्डर नहीं होंगे। स्पीकिंग माने डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, डिटेलिंग होगी कि ऑर्डर किस रीज़न के बेसिस पर है, तो सारी रीजनिंग्स उसमें मेंशन होंगी, ताकि इसीलिए कोर्ट जो है उसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में भी जाना जाता है, सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि सारे जो जजमेंट्स आते हैं सब चीज़ों पूरा रिकॉर्ड मेंटेन रखा जाता है, जो कि आधार बनता है देश भर में अलग अलग जगह पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स को कोट करने का। आप उससे सारे रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं। इससे आर्बिट्रेरीनेस को ख़त्म किया गया, इससे जुडिशरी को ट्रांसपेरेंट बनाया गया, इससे लीगल सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत किया गया, क्योंकि फिर मन की नहीं चल रही है जजों की। जो हो रहा है बिल्कुल, जो प्रोसीडिंग चली, जो ट्रायल चला, उसमें जो निकल के आया उसी के मुताबिक आपने फैसला दिया, वो पूरी ग्राउंड आपने मेंशन करी है, और फिर वो प्रॉपर कोर्ट की मोहर लग के वो आपका रिकॉर्ड हो गया है, और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड उन सबको मेंटेन कर रहा है, रख रहा है अपने पास, और उन्हीं को फिर आगे बना करके केस लॉज बन जाएंगे, और आप वकील सारे किताबें पढ़ेंगे और फिर वो कहेंगे कि पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये आया है, ये आया। कोर्ट कहेगा बताइए, ला के रखिए क्या आया, क्या कहा था, हमने क्या कहा था पहले, तो आप बताएंगे सर देखिए आपने ये रिकॉर्ड करवाया, आपने ये कहा था। ये सिस्टम है कहानी न, वरना क्या हो जाएगा कि 4 दिन पहले मैंने ये फैसला दिया और मैं कहूँ याद नहीं, मैं भूल गया भाई, खत्म कहानी। वो कल की बात थी, वो तब का छोड़ा आज का पता। आम जिंदगी में ये सब होता रहता है ना, और हम कितने परेशान होते रहते हैं। और दूसरी बात कहते हैं यार तेरी जुबान का भरोसा नहीं, परसों तो कुछ और कह गया, आज तो कुछ, कल तो कुछ और कह देगा। ऐसा तो नहीं चल सकता, फिर तो ये बंदा अथॉरिटी नहीं हुआ ना, ये तो फिर कोई अथॉरिटी नहीं हुई। इसलिए आप लोग क्या करने लगे थे, बात रिकॉर्ड करते कि तेरी बात रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर मत मुकरियो। मतलब एक अकाउंटेबिलिटी आती है रिकॉर्डिंग से। रिकॉर्डिंग मतलब यहाँ पर उसने जो बात कही है कल को पलटने के लिए उसको उसका रीज़न देना पड़ेगा ना, इससे अकाउंटेबिलिटी आ गई कि नहीं। तो एवरी अथॉरिटी शुड बी अकाउंटेबल, कैन नॉट बिहेव आर्बिट्रेरीली।
आप बोलते ऐसे ही आर्बिट्रेरी बिहेवियर, मतलब मेरे मन की, मेरा मन किया, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि कहीं कोई रीज़न की रिकॉर्डिंग की, कुछ रीज़न रिकॉर्ड ही नहीं, उठा के लेकर के आ गए, इसको कुछ अंदर डायरी देने की जरूरत नहीं, कुछ रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं, ले आया तो ले आया, शाम को छोड़ दिया, चल लाया तो क्यों लाया, छोड़ा तो क्यों छोड़ा, बताना पड़ेगा। दैट इज़ द सिस्टम। तो ये 3 चीज़ें मेनका गांधी केस में जब पासपोर्ट ऑफिसर के द्वारा उनका पासपोर्ट अपाउंड किया जाता है, इसको जांचा गया कि कहीं ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का वायलेशन तो नहीं था, इस पर भी बात करनी है। तो मोटा मोटा अदालत के सामने, न्यायालय के सामने ये विषय आए, पहला कि फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट हैं या कंडीशनल हैं, दूसरा कि इनका टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है इनकी एप्लीकेशन का, तीसरा कि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड क्या वो आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट के तौर पर प्रोटेक्ट होता है कि नहीं होता है, बीइंग पेरिफेरल और कंकॉमिटेंट राइट, 3 हो गए ना। चौथा कि क्या कनेक्शन है आर्टिकल 14, 19 और 21 के बीच में, जिसे गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है, क्या कुछ है भी कि नहीं है। पांचवा कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का ये जो फ्रेज़ है, सही मायने में इसका स्कोप कितना है, क्या है, ये कहाँ तक जाता है, ये क्या बोलता है। छठा, जो सेक्शन 10(3)(c) ऑफ द पासपोर्ट एक्ट 1967 है, क्या वो वायलेशन है फंडामेंटल राइट्स का, और अगर है तो फिर क्या वो एक कंक्रीट लॉ नहीं है। और सातवां कि जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर है उसके द्वारा जो पासपोर्ट इम्पाउंड किया गया, क्या वो नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का उसका हनन है, क्या इट इज़ कॉन्ट्रावेंशन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये सारे तमाम मुद्दे उस समय न्यायालय के सामने आए मेनका गांधी केस के वाया। आप लोग बिल्कुल क्लियर हैं अब इस मामले में, घर जा कर के ये सेक्शन जब पढ़ेंगे एकदम पानी की तरह इतना सारा क्लियर हो जाएगा। मैंने विस्तार से समझा दिया। अब मैं हमारे लेक्चर की जो बॉडी है उसमें समरी ऑफ फैक्ट से इशू बिफोर द कोर्ट से निकल के आगे कंटेंशन पे जा रहा हूँ। ओके, देखिए आई एम मूविंग टू द कंटेंशन। सो कंटेंशंस बाय द पार्टीज़ ऑन इश्यूज़। तो ये जो मुद्दे आए हैं इन पर दोनों पार्टीज़ ने अपनी अपनी कंटेंशंस रखी, कंटेंट किया, दोनों ने अपने अपने बात रखी, है ना। तो वादी प्रतिवादी दोनों पक्ष आए अपना। तो एप्लेंट आया यहाँ पर जिसने पिटीशन लगाई थी, पिटीशनर, और फिर रिस्पोंडेंट आया। रिस्पोंडेंट वही होंगे, देश की सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल होंगे। तो पहले पिटीशनर क्या क्या बोल रहा है सुन लो आप, वो क्या क्या कंटेंट करने जा रहे हैं सुन लीजिए ऑन द इश्यूज। कंटेंशन नंबर 1 बाय द पिटीशनर, कौन, मेनका गांधी का पहला कंटेंशन। लाइट तो चलाओ यार, और बेटा 3 मिनट में निकलना है पिटीशनर बन के, अभी बैठी रहो, अभी बैठो 3 मिनट बाद। फर्स्ट, द राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, सुन लीजिए, द राइट टू ट्रेवल अब्रॉड इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ द राइट प्रोवाइडेड अंडर पर्सनल लिबर्टी। उन्होंने कहा कि ये तो पर्सनल लिबर्टी का डेरिवेटिव ही है, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड पर्सनल लिबर्टी से ही डिराइव होता है, उसी से ही निकला है एक तरह से। अदरवाइज़ मेरी पर्सनल लिबर्टी मतलब ख़त्म करो, फिर ये वर्ड ही ख़त्म कर दो, मेरा सारा काम धाम ही विदेश में, मैं नहीं जा सकता, अपने पासपोर्ट ले लिया, मेरी ख़त्म कहानी, है ना। तो वो कह रही हैं कि द राइट टू ट्रेवल अब्रॉड इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ द राइट प्रोवाइडेड अंडर पर्सनल लिबर्टी and no citizen can be deprived of this right except according to the procedure prescribed by law। तो कोई भी सिटीजन इस पर्सनल लिबर्टी वाले राइट से डिप्राइव नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ या प्रिस्क्राइब बाय द लॉ, गिवन बाय द लॉ। ऐसा मेनका गांधी कह रही हैं कि ऐसा ही है ना, कोर्ट कह रहा है हाँ ऐसा ही है। Also, the Passports Act 1967 does not prescribe any procedure for confiscating, revoking or impounding the passport of its holder. Hence, it is unreasonable and arbitrary। तो वो ये कह रही हैं कि पासपोर्ट एक्ट 1967 का तो कोई क्लॉज बात ही नहीं कर रहा है कि किसी का पासपोर्ट रिवोक किया जा सकता है, कन्फिस्केट जब्त किया जा सकता है और इम्पाउंड किया जा सकता है, अपने पास होल्ड किया जा सकता है। आई बात समझ में। वो कह रही है 1967 के पासपोर्ट एक्ट में तो इन चीज़ों से जुड़ा कोई प्रोसीजर गिवन ही नहीं है। और आर्टिकल 21 3 बातें कर दी एक ही कंटेंशन में। बात नंबर 1 कि मेरा ट्रैवल अब्रॉड करने का राइट, पहले तो आर्टिकल 21 में, मतलब वो ये बात बोल कैसे पाई, सोचिए ना, वो पासपोर्ट अथॉरिटी पे सवाल कैसे खड़ा कर पाई, इस आधार पर खड़ा कर, उन्होंने मेन कोर्ट से क्या बोला कि रिट इशू करो। सपोज करो कोर्ट काउंटर में क्या पूछेगा कि रिट किस बेस पे इशू करें, आपका कोई फंडामेंटल राइट तो वायलेट नहीं हुआ। सपोज
तो वो प्रूव कर रही हैं कि नहीं हुआ, मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट है। देखिए कैसे, वो ये कह रही हैं कि पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में है। कहते हाँ, तो कहते मेरा अब्रॉड ट्रैवल करने का अधिकार उसी का डेरिवेटिव है, वहीं से तो आया है, तो मेरा फिर इसका मतलब फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया। और वो वाला भी आर्टिकल 21 वाला, और आर्टिकल 21 ये स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि वो वायलेट होगा सिर्फ उस प्रोसीजर से जो प्रोसीजर लॉ द्वारा प्रिस्क्राइब होगा। और ऐसे में पासपोर्ट एक्ट 1967 एक लॉ है जिसमें तो ऐसा कोई प्रोसीजर प्रिस्क्राइब ही नहीं है कि किसी का पासपोर्ट इस प्रोसीजर को फॉलो करके कन्फिस्केट, रिवोक या इंपाउंड किया जा सकता है। फिर किस प्रोसीजर से किया? हो सकता है उस पासपोर्ट एक्ट में इंपाउंड, कन्फिस्केट और रिवोक करने की बात लिखी हो, कहीं प्रोसीजर किधर है? व्हाट प्रोसीजर दे हैव फॉलोड? देयर इज नो प्रोसीजर गिवन। देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ प्रोसीजर ना। डॉक्टर्स नीड टू फॉलो द प्रॉपर प्रोसीजर, दैट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, SOP, है ना। इट डजंट सिंपली मीन कि आप यू आर डॉक्टर और सामने वाला ठीक हो गया। आप उसे ठीक कर सकते हैं कुछ प्रोसीजर फॉलो करके। इसलिए वो कह रही हैं कि पासपोर्ट एक्ट 1967 में सारा पढ़ लिया उन्हें, वो प्रोसीजर नहीं मेंशन जिसके वाया ये किसी का पासपोर्ट कन्फिस्केट, इंपाउंड या रिवोक कर सकते। और आर्टिकल 21 स्पेसिफिकली बोल रहा है प्रोसीजर, प्रोसीजर समझाइए जरा। ये पहला उनका कंटेंशन था। तो ये उन्होंने प्लीड किया कि आई प्लीड माय लॉर्ड कि देयर इज नो प्रोसीजर गिवन इन द पासपोर्ट एक्ट 1967 टू कन्फिस्केट, इंपाउंड एंड रिवोक द पासपोर्ट ऑफ समवन। ओके, चलो सेकंड कंटेंशन। फर्दर द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्टेड, वो कह रही हैं कि द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्टेड in violation of Article 21 of the Constitution of India by not giving the petitioner an opportunity to be heard। वो कह रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्टिकल 21 वायलेट किया है, मुझे मेरी बात ना रखने देकर, मुझे मेरी बात रखने देना चाहिए था उन्होंने पिटिशनर को अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई कि पिटिशनर को सुना जाए। इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्टिकल 21 को वायलेट किया है। Hence the true interpretation of Article 21 as well as its nature and protection are required to be laid down। तो वो ये कह रही हैं, उनका कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है हमारे पास, फर्स्ट। और वो लिया जा सकता है, कोई ना कोई प्रोसीजर होना चाहिए उसका, जो कि कानून के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन क्या इसमें कहीं भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल फॉलो हो और जिसका पासपोर्ट लिया जा रहा है उसको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए? क्या है मतलब इसका कोई भूमिका नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है? तो फिर एक तरह से ये जो फंडामेंटल राइट दिया गया है ये तो पार्लियामेंट की मर्जी पर है, फिर ये तो उनकी दया करम पर है। तो फिर तो फंडामेंटल राइट जो है वो अगेंस्ट द स्टेट कभी होंगे ही नहीं, क्योंकि स्टेट उन लॉज के तहत काम करता है जो पार्लियामेंट में बनेंगे, और पार्लियामेंट में मेजॉरिटी काम करती है। फिर तो सरकार अपनी उंगलियों पे जैसे चाहे नचा ले, खत्म करिए सारा खेल, छोड़िए चैप्टर फंडामेंटल राइट का, जस्ट चिल। सोच के देखिए, अगर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ही ना हो तो स्टेट को रिस्पॉन्सिबल स्टेट कैसे बनाएंगे? स्टेट को अकाउंटेबल स्टेट कैसे बनाएंगे? और एक नॉन रिस्पॉन्सिबल, नॉन अकाउंटेबल, नॉन आंसरेबल स्टेट खुद को डेमोक्रेटिक स्टेट कैसे कह सकता है? लोकतंत्र क्या है? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जिनके लिए सरकार है उन्हें बता ही नहीं रहे कुछ। अरे चुप, ये सवाल बनता है कि नहीं? और किसी को अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए, रीजनेबल बनाने के लिए सबसे पहली तो जरूरत है
कि पहला अधिकार दीजिए कि उनसे पूछ सके कि भाई क्यों कर रहे हो ऐसा, और दूसरा अधिकार दीजिए कि हम बता सके कि हमारा पक्ष ये है। मैंने दोनों प्राकृतिक न्याय की बात लिखे हों कॉन्स्टिट्यूशन में ना लिखे हों, किसी दुनिया के कानून में किसी स्टैट्यूट में लिखे हों ना लिखे हों, ये तो अनरिटन नेचुरल लॉज हैं, ये तो फॉलो होने ही हैं। तो वो कह रही हैं कि अब क्योंकि ये हुआ ही नहीं और मेरा आर्टिकल 21 वायलेट हो गया, तो देश में अब ज़रूरत आन पड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट ये अब क्लियर कर दे, प्रॉपर लेट डाउन कर दे कि आर्टिकल 21 के तहत जब ये अधिकार लिए जाने हैं क्या फॉर्मेट फॉलो करके लिए जाने हैं। अब समय आ गया है शर्तें स्पष्ट कर दी जाएं। काइंडली क्लियरली लेट डाउन द सिस्टम कि मेरे पास सुनवाई का अधिकार है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह दे कि नहीं है, बोल दो, फिर डिक्लेयर कर दो, ताकि दूसरा कैंपेन चलाए हम कि अब इंडिया गणराज्य ना रहा या लोकतंत्र ना रहा, या तो एक बार बोल दो फिर। तो अब मैं पढ़ रहा हूं उनकी दूसरी कंटेंशन दोबारा कि द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्टेड इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल, सेंट्रल गवर्नमेंट बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर उन्हीं के अंडर आ रहा है ना, इसलिए अब उन्होंने बहुत प्रिसाइज वर्ड यूज़ किया है केंद्र सरकार। अब यहाँ पे इंडियन स्टेट वर्ड यूज़ नहीं किया है, कुछ नहीं, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सो वो कह रही हैं कि द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्टेड इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय नॉट गिविंग द पिटिशनर एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। Hence the true interpretation of Article 21 as well as its nature and protection are required to be laid down। इसलिए समय आ गया है कि सही मायने में आर्टिकल 21 की इंटरप्रिटेशन कर दी जाए और उसके तहत जिस भी तरह की प्रोटेक्शन है और जो भी इस आर्टिकल की प्रकृति है, इसका नेचर है, वो स्पष्ट लिख दिया जाए, बता दिया जाए फिर एक बार। ठीक है, ये कहानी। तीसरा उनका दावा जो वो बात रख रही है, उनकी कंटेंशन, any procedure established by law is required to be free of arbitrariness and must comply with the principle of natural justice। वो कह रही हैं बात बिल्कुल सही है कि आर्टिकल 21 के तहत किसी भी लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब प्रोसीजर के तहत ही राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से हमें डिप्राइव किया जा सकता है, बट कोई भी प्रोसीजर जो किसी लॉ ने दिया है वो प्रोसीजर आर्बिट्रेरीनेस से फ्री होना चाहिए, यानी कि उसे नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों की पालना तो करनी ही है और इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो अनरिटन बात है, ये तो बात ही है, मतलब इसके बिना तो होगा ही नहीं। इट इज सिन क्वा नन, मतलब ये तो है ही है, मतलब कुछ चीजें हैं कि तो है। ओके, नेक्स्ट अगला उनका कंटेंशन, to uphold the institution, sorry, to uphold the intention of the Constituent Assembly। अब संविधान सभा पे चली गई हैं वो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वहाँ से बात ला रही हैं, समझिए क्या बात है, मैं समझाता हूँ। To uphold the intention of the Constituent Assembly and to give effect to the spirit of our Constitution। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो इंटेंशंस हैं, जो उनकी अपने जो विचार, जो इच्छाएं हैं, जो उनकी दृष्टि है, उसे अपहोल्ड करने के लिए, और जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है, उसकी आत्मा, वो कहना क्या चाहता है, इन दोनों चीज़ों के लिए फंडामेंटल राइट्स शुड बी रीड इन कॉन्सोनेंस विद ईच अदर एंड इन दिस केस आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मस्ट बी रीड टुगेदर। वो कहती हैं कि संविधान सभा ने कॉम्प्रिहेंसिव चर्चाओं के माध्यम से हम नागरिकों के लिए और गैर नागरिकों के लिए जो जो जरूरी हैं, जो फंडामेंटल राइट बनाए हैं, वो सही मायने में गणराज्य की स्थापना करते हैं। ऐसे में फंडामेंटल राइट्स का अपना एक फ्लो है, अगर आप फ्लो को ऑब्जर्व करें, फंडामेंटल राइट्स रैंडमली नहीं लिखे हैं। क्यों? सबसे पहले आप देखिए कि आर्टिकल 12 स्टेट एक्सप्लेन कर रहा है कि स्टेट क्या है। आर्टिकल 12 इज टॉकिंग अबाउट द स्टेट, दैट व्हाट इज स्टेट एग्जैक्टली, कौन कौन आ रहा है उसके अंदर, है ना, कौन कौन सी अथॉरिटी कवर हो रही है स्टेट में। तो क्योंकि फिर आगे सारी कहानी स्टेट के इर्द गिर्द ही चलेगी कि भाई फंडामेंटल राइट्स स्टेट के अगेंस्ट मिल रहे हैं हमें, मेनली नागरिकों की भी अगेंस्ट है पर उनके अगेंस्ट मेनली मिल रहे हैं, तो स्टेट पहले एक्सप्लेन किया। अच्छा, दूसरी फिर बात पहले ही समस्याएं ख़त्म कर दी आपकी कि कोई भी ऐसा अगर लॉ बनता है जो वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वो अल्टीमेटली नल एंड वॉइड हो जाएगा। ये आर्टिकल 13 कह रहा है, मतलब आर्टिकल 13 जुडिशरी को रिव्यू करने की ताकत दे रहा है कानूनों को।
आर्टिकल 13। और फिर अब आर्टिकल 14 आ रहा है। सबसे पहले लोगों को कानून की, जो राज्य की स्थापना हुई है, मतलब कि एक सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ आपका, तो सबसे पहले तो सबको समानता दी गई। तो कानून का राज है, इसलिए आर्टिकल 14 ने सबके राज को खत्म किया। कानून का राज है। कौन से कानून का राज है? जो कानून एकदम शुद्ध होके शोधन होके आएगा, आर्टिकल 13। आर्टिकल 13। और कानून जो है वो किसका प्रेरोगेटिव है? मेनली भारतीय राज्य, द इंडियन स्टेट। तो आर्टिकल 12 इंडियन स्टेट, आर्टिकल 13 कानून एकदम शोधन हो जाना चाहिए, सही कानून। आर्टिकल 14 फिर कह रहा है कानून का राज है। तो देयर इज इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और ये तभी हो सकता है जब आर्टिकल 15 में पहले डिस्क्रिमिनेशन खत्म करिए, हर तरह की डिस्क्रिमिनेशन। और शिक्षा में बराबर अपॉर्चुनिटी। और फिर आर्टिकल 16 में संभावनाओं में बराबरी का अधिकार, नौकरी पेशे की अपॉर्चुनिटी में बराबरी का अधिकार। और फिर 17 में आकर के सामाजिक स्तर पर जो अस्पृश्यताएं हैं, इंटचेबिलिटी, उनका खात्मा। फिर आर्टिकल 18 के तहत जो, उसके तहत जो कीर्तिमान और बाकी सब स्थापित कर करके लोगों ने अपने साथ इस तरह के नाम जोड़े हैं, वो सब दीवान साहब, महाराज साहब, अधिराज साहब, युवराज साहब, सब खत्म। और फिर आर्टिकल 19 आप सबको दे रहा है कि अब आप कई तरह की स्वतंत्रताओं का आनंद लीजिए। कई तरह की फ्रीडम्स हैं। फ्रीडम ऑफ असेंबली है, लोग अब जुड़े हैं आपस में। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तमाम फ्रीडम्स आपको दी गई। और इन्हीं फ्रीडम्स का एक वर्जन एक्सटेंड हो रहा है आर्टिकल 20 में। आपको स्टेट की शक्तियों के अगेंस्ट, सीधे सीधे अरेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शंस है। और इसी से नेचुरली चीज अगली निकलती है आर्टिकल 21 में कि भाई क्यों इतनी प्रोटेक्शन दी गई। आर्टिकल 21 कह रहा है कि भाई जीवन का अधिकार है, पर्सनल फ्रीडम है, लिबर्टी जिसे हम कह रहे हैं, क्या समस्या है। आर्टिकल 22 उसके आगे बढ़ करके आर्टिकल 21 को ही और मजबूत कर रहा है। आर्टिकल 21 को ही आर्टिकल 2 और मजबूत कर रहा, 22 और मजबूत कर रहा है कि डिटेंशन में आपके तमाम तरह के अधिकार हैं, अरेस्ट के मामले में आपके तमाम तरह के अधिकार हैं, कि आपको एक लीगल प्रैक्टिशनर मिलना चाहिए, आप खुद को डिफेंड करा सकें। ऐसे तमाम अधिकार आपको दे दिए गए। आर्टिकल 23 आपके समाज के द्वारा, कईयों के द्वारा शोषण को रोक रहा है कि किसी तरह की कोई लेबर नहीं होगी, किसी तरह की कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होगी, सम्मान महिलाओं का अक्षुण्ण रखना है, बच्चों का विकास करना है, ये सारी चीज़ों की बात कर रहा है। तो इस तरह से फंडामेंटल राइट अपने आप में एक फ्लो में ऑर्गेनाइज्ड हैं, क्रमवार तरीके से, वो रैंडम ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अगर ध्यान से देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ें लिखने की अनिवार्यता उतनी है ही नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की डिजाइनिंग अपने आप में एक बात बोल रही है। किसी चीज की डिजाइनिंग भी उसका एक्सप्रेशन होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की डिजाइनिंग को देखिए कि पार्ट 1 सबसे पहले ये निर्धारित कर रहा है आर्टिकल 1 से लेकर के 4 के तहत कि भारत आखिर है क्या, इंडिया दैट इज भारत। और टेरिटरीज कौन सी हैं? सारी टेरिटरीज, टेरिटरीज जो स्टेट की हैं, टेरिटरीज जो यूनियन की हैं, टेरिटरीज जो एक्वायर की जाएंगी। भारत टेरिटरी के रूप में एग्जिस्टेंस में कैसे आएगा? आर्टिकल 2 बाहरी राज्यों को सम्मिलित करके, आर्टिकल 3 भीतर ये रीएडजस्टमेंट करते रहिए, और आर्टिकल 4 ये सब कानून ही से कर सकते हैं, आपको अमेंडमेंट के वाया करने की जरूरत नहीं। तो पहले आपने देखिए कैसे क्रमवार तरीके से चल रहा है कि पहले आपने क्या इस्टेब्लिश किया? पहले आपने इस्टेब्लिश की भूमि, पहले आपने सीमाएं निर्धारित की, एक एंटिटी इस्टेब्लिश किया इंडिया दैट इज भारत। और फिर उसमें अब आपने मेंबर बनाने शुरू किए, सदस्य निर्धारित किए कि अब नागरिकता की बात आएगी 5 से लेकर 11 तक कि कौन इसका किसके पास इसका अधिकार है, नागरिक कौन है। फ्रेंचाइज दी, और जैसे ही नागरिक बन गए तो पहले घर दिया, नागरिक दिए, और फिर उनको तुरंत अधिकार दे दिए पार्ट 3 में। और घर दिया, नागरिक दिए, अधिकार दिए, और तुरंत जो भी रिजीम है, जो भी स्टेट है, सरकार है, तुरंत उसको निर्देश दे दिए कि ऐसे बसाने हैं लोग, ऐसा जीवन देना है इन्हें। तो बिल्कुल आपकी तरह है जैसे आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, पहले आपको घर मकान कमरा देते हैं, पहला। दूसरा, तुरंत आपको उस घर मकान की अथॉरिटी देते हैं, नागरिकता। तीसरा, आपको कुछ अधिकार देते हैं, और चौथा, उसी समय आपके पिताजी को समझाते हैं कि मेरे जाने के बाद इनके लिए तुझे ये करना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो कॉन्स्टिट्यूशन का तो अपना डिजाइन ही पूरा ऑर्गेनाइज, वो अपने आप में एक्सप्रेशन है।
आगे पीछे कर देंगे तो काम बिगड़ जाएगा। इसी के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं नागरिकों की, उसे फंडामेंटल राइट से अटैच नहीं किया गया है, जबकि ऑलवेज एक्सप्रेशन होता है कि वेयर देयर आर सम राइट्स देयर आर सम ड्यूटीज, बट फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट एसोसिएटेड विद द फंडामेंटल राइट, द पार्ट 3, दे आर एसोसिएटेड विद द पार्ट 4। आर्टिकल 51A में आती हैं 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, वो पार्ट 4 में है, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज एक तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज हैं स्टेट की, और फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A में जो आती हैं वो एक तरह से फंडामेंटल ड्यूटी हैं आप नागरिकों की। तो नागरिकों को बोला कि ऐसा नहीं, गलत, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, खाली स्टेट की ही फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है DPSP, तुम्हारी भी हैं, उसकी भी नॉन इन्फोर्सेबल है, तुम्हारी वाली भी नॉन इन्फोर्सेबल है, दोनों जस्टिसेबल नहीं है, लेकिन मानना है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो ऐसे में ये सवाल खड़ा हुआ, यहाँ पर ये बात आई, जो कंटेंशन यहाँ पर निकल करके आई है कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इंटेंशन की बात करें, तो उनके विचारों की बात करें, तो वो एक देश को सेकुलर बनाने के सिद्धांत उन्होंने आर्टिकलों में ही गिवन है, बोला नहीं उन्होंने, क्योंकि फिर हम उस समय में विश्व भर में राजनीति की कई लहरें चल रही थी, विचारधारा की कई लहरें चल रही थी, कहीं कोई गड़बड़ ना कर जाए, उस लिखे शब्द का इस्तेमाल ना कर जाए कि सेकुलरिज्म का मतलब कि तो फिर स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए, तो नागरिकों का भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये तो नहीं होना चाहिए। कहीं सेकुलरिज्म का मतलब यही ना हो जाए कि स्टेट को उस धर्म से कोई लेना देना नहीं, बाकी धर्म समाज का मसला समाज खुद निपटता रहे, जो अत्याचार हो रहे हैं होते रहे, नहीं हो रहे ना होते रहे। इसलिए ऐसे वर्ड लिखे ही नहीं, ना सोशलिस्ट ना सेकुलर, लेकिन हर प्रोविजन में उन्होंने बोला कि ये छुपा है, निहित ये अंदर ही है उसके। जब प्रियम्बल में ही लिख दिया कि जस्टिस देना है सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, तो ये सोशलिज्म नहीं है तो क्या है? सोशल जस्टिस लिख के गए हैं, देना है भाई, उसी सोशल जस्टिस के तहत ही ना रिजर्वेशन का प्रोविजन है, आर्टिकल 15-16। अब ये समाजवादी सिद्धांत नहीं है तो कौन सा सिद्धांत है? ये एगैलिटेरियन सोसाइटी बनाना नहीं है तो कौन सा सिद्धांत है? ये आर्टिकल 15 के तहत जो तमाम तरह की डिस्क्रिमिनेशन पानियों को लेकर के, जगहों को लेकर के खत्म कर दी है, यही तो एगैलिटेरियन सोसाइटी की स्थापना है। और क्या है ये? और कैसे एग्जिस्टेंस में आती है एगैलिटेरियन सोसाइटी? तो इस तरह से तमाम आर्टिकल्स ही बता रहे हैं कि क्या करना है। इस तरह से फंक्शनली जहां जहां सोशलिज्म जरूरी है अपने आप एंटर करेगा इन आर्टिकल के वाया। लेकिन किसी रिजम की विचारधारा, सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ सोशलिज्म वाली हो जाए, जो किसी एक विचार लेनिन ने दी है या किसी कार्ल मार्क्स ने दी है या कहीं से, ऐसा नहीं है भाई, अलग ही है इंडिया का सिस्टम, इसलिए उसको इंटैक्ट रखा गया। तो यहाँ पर वो कह रही है कि संविधान सभा की जो विचारधारा थी कि गणों पर बल दिया गया था कि भारत को एक गणराज्य होना था, इसका प्रॉमिस 1947 जनवरी में ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हो गया था कि इंडिया को एक रिपब्लिक बनना है, तो उसके तहत तो गणों के अधिकार सर्वोच्च रखे गए थे। ये कब से हो गया कि एक तरफ गण का अधिकार संविधान सभा मान के चल रही है, रिपब्लिक कैरेक्टर, और दूसरी तरफ स्टेट को इतना आर्बिट्रेरी बना जाएगी कि स्टेट आंसरेबल ही नहीं है लोगों को, तो फिर ये गण कैसे हुए? ये तो डेमोक्रेटिक स्लेवरी हो गई, हमने खुद को खुद का दास बना लिया। ये कैसा है? ऐसा नहीं हो सकता। वी हैव नॉट एस्टैब्लिश द सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी टू एनस्लेव आवरसेल्फ। We have established the system of democracy because it is the best system suited to our country, but we have to always check that system with the power, with the yardstick of the character that is republic, so that we can make the democratic system function properly and function for everyone. It must function for everyone, not for a particular group, not for a vested interest, or not for a majority of the people, for everyone, for each and every individual. तो इसलिए वो कह रही है कि अगर ऐसा होता है तो ये तो संविधान सभा की विचारों की ही धज्जियां उड़ गई हैं। और दूसरी बात कि फिर ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट ही वायलेट हो गई है। कॉन्स्टिट्यूशंस को लेटर में भी पढ़ना है, स्पिरिट में भी फॉलो करना है। लेटर एंड स्पिरिट दोनों चलने चाहिए। ऐसा तो नहीं कि शब्दार्थिक ही चलते रहे, भावात्मक भी चलना, भावार्थ भी तो देखने होंगे, कहना क्या चाह रहे हैं वो, ये भी तो समझना होगा। तो ऐसा उन्होंने कंटेंशन रखा। तो वो कह रही हैं कि टू अपहोल्ड द इंटेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड टू गिव इफेक्ट टू द स्पिरिट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट शुड बी रीड इन कॉन्सोनेंस विद ईच अदर
एंड इन दिस केस आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रीड टुगेदर, कि इन तीनों को एक साथ पकड़ के पढ़ना होगा, वरना नागरिकों के अधिकार जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। वरना अकेले अकेले आर्टिकल को किसी न किसी मैनर में ख़त्म किया ही जा सक पाएगा, फिर कोई उद्देश्य नहीं, कोई मतलब नहीं। फंडामेंटल राइट्स का नागरिकों को कोई प्रोटेक्शन नहीं। आर्टिकल 21 की पर्सनल लिबर्टी सिर्फ और सिर्फ एक बोगस लिबर्टी है अगर आर्टिकल 14 और 19 उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और आप आर्टिकल 14, 19 का लाभ किसी को दे नहीं सकते ये कह के कि आर्टिकल 21 तुम्हारा अकेला खड़ा था तो हमने टहा दिया, टेर कर दिया, खत्म कर दिया। नो, उसे खत्म करने के लिए इन दोनों खत्म करना होगा। जैसे कैरम बोर्ड में रानी पुगानी है तो कवर डालना ही पड़ेगा, अकेले रानी नहीं पुगती, वो साथ में उसका कवर है। ऐसे ही आर्टिकल 14, 19, 21 इकट्ठे चल रहे हैं, मान के ही चलना होगा। ओके, तो सबको संतुष्ट करना पड़ेगा, ये कहानी। अब रानी पुगाते थे कैरम में, लेकिन आज तक नहीं समझ आया पुगाता कौन है। कैरम में राजा नहीं होता, पता नहीं क्या होता है ना। चलो नेक्स्ट उनकी कंटेंशन है कि फंडामेंटल राइट्स आर एंटाइटल्ड टू एवरी सिटीजन बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन एंड आर गारंटीड अगेंस्ट बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द स्टेट। फंडामेंटल राइट्स सबको मिले हैं इस आधार पर कि वो मानव हैं, मानव होना ही पर्याप्त है और वो उनको मिल गए हैं। और ये गारंटी है, हमें मानवों को गारंटी है अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द स्टेट, कि स्टेट आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा। असीम शक्तियाँ, स्टेट सर्वशक्तिशाली है ना। इंडिविजुअल्स ने मिलकर सोसाइटी बनाई, सोसाइटी ने अपना एक पॉलिटिकल सिस्टम इस्टेब्लिश किया जिसको कहते हैं स्टेट। तो इंडिविजुअल ने ही अपनी सबने शक्तियाँ, अपनी सॉवरेनिटी पूल इन की और स्टेट को दे दी वो ताकत सारी। अब स्टेट कितना ताकतवर है, सॉवरेन है एक तरह का। ऐसे में पावर का अगर इस्तेमाल स्टेट ही करने लग जाए इनके अगेंस्ट, इंडिविजुअल के अगेंस्ट, तो इंडिविजुअल फिर कह रहे हैं कि भाई फिर हमें भी तुमसे कुछ सुरक्षा तो मिलनी चाहिए, तुम हमारे लिए हो, हमारे विरुद्ध थोड़ी ना हो। आई बात समझ में? सो फंडामेंटल राइट वही वाली प्रोटेक्शन देते हैं आपको, दे आर गिविंग यू दैट प्रोटेक्शन। ओके, तो वो कहना क्या चाह रहे हैं वो सुनिए। हेंस दीज फंडामेंटल राइट शुड बी एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव टू प्रोवाइड ऑप्टिमम प्रोटेक्शन। आई बात समझ में कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन ही हमें मिलते हैं, और उनका मेन उद्देश्य है कि किसी भी तरह की एक्सप्लॉइटेशन अगर स्टेट करता है वो हमें उसके अगेंस्ट सुरक्षित करते हैं। ऐसे में स्टेट बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। स्टेट डे बाय डे हमारे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा एंटर हो रहा है क्योंकि सोसाइटी डेवलप हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है। स्टेट आज कई योजनाओं के नाम पर, कई सुविधाओं के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर, कई चीज़ों के नाम पर हमारे जीवन के हर पहलू में घुस चुका है। ऐसे में अगर उसे कहीं भी हाथ डालने का मौका दे दिया जाएगा जो कि सुरक्षा के नाम पर है, कुछ अधिकार हमारे भी तो होंगे कि उसका हाथ कहाँ रोक सकते हैं। तो जितना कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट हो रहा है, जितनी वर्ल्ड लेवल पर डेवलपमेंट कॉम्प्रिहेंसिव हो रही है, जितना वाइड हो रही है स्टेट की पावर, उतना ही कॉम्प्रिहेंसिव और एक्सपेंसिव उसके कॉन्टेक्स्ट में फिर फंडामेंटल राइट्स को होना पड़ेगा। अदरवाइज फंडामेंटल राइट और स्टेट दोनों यहाँ से शुरू हुए, स्टेट बड़ा हो जाएगा, फंडामेंटल राइट उसके सामने चींटी समान रह जाएंगे, फिर इनका कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। तो जितना राज्य की शक्तियों का विस्तार हो रहा है, जितना राज्य के अधिकार क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है, जितना राज्य का हम नागरिकों के जीवन में विस्तार हो रहा है, दखल हो रहा है, उतना ही फिर फंडामेंटल राइट्स की एप्लीकेबिलिटी का विस्तार भी होना चाहिए, उसकी परिभाषा का विस्तार भी होना चाहिए, उसके उद्देश्य का विस्तार भी होना चाहिए कि वो एजेंडा क्या अचीव करना चाहते हैं, फंडामेंटल राइट का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसलिए ये तो बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि हमें बदलते समयों के साथ, समाज की बदलती ज़रूरतों को देखते हुए हमें फंडामेंटल राइट्स की लगातार ट्रांसफॉर्मेशन करनी होगी, और वो इंटरप्रिटेशंस के माध्यम से ही होगी। तो वो समय आ चुका है, वो समय आ चुका है। आज राज्य, मतलब उनका कहना है कि आज भारतीय राज्य सुरक्षा के नाम पर अपनी शक्तियों के बहुत ही विस्तृत स्वरूप का इस्तेमाल कर रहा है। इमरजेंसी प्रोविजंस उस समय की बात है। तो सुरक्षा के नाम पर, भारत की अखंडता के नाम पर अपनी विस्तृत शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। तो समय आ चुका है कि फंडामेंटल राइट भी उतने विस्तृत होकर के पढ़े जाएं, उनके सामने खड़े हों, वरना कुछ बचेगा नहीं। इज द टाइम
वी हैव टू स्टडी देम इन दैट लाइट, अदरवाइज हमने फंडामेंटल राइट को मरने के लिए छोड़ दिया है फिर तो स्टेट तो बड़ा होता ही जाएगा, क्योंकि उसके पास देने को रीज़न तो बेअंत है कि देखिए पड़ोस में आगजनी हो रही है, पड़ोसी मुल्कों में देखिए क्या चल रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, तो ऐसे तो चलता ही रहना है ना। ये कहानी है। साइबर सिक्योरिटी के नाम पर हमारी हर चीज़ को ट्रैक किया जाएगा, हमारे हर सिस्टम में घुसा जाएगा। कुछ तो प्राइवेसी के अधिकार भी कल को लाने पड़ेंगे, कुछ तो एक ये फ्रेज लिखना पड़ेगा आर्टिकल 21 में, वरना तो आप गए। तो ये कहानी है। तो वो ये कहानी है कि फंडामेंटल राइट्स आर एंटाइटल्ड टू एवरी सिटीजन बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन एंड आर गारंटीड अगेंस्ट बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द स्टेट। Hence, these fundamental rights should be expansive and comprehensive to provide optimum protection. Optimum protection यानी कि जितना encroachment का दायरा बढ़ रहा है उतने context में इनकी संरक्षण देने की ताकत भी बढ़नी चाहिए। The optimum protection word is very very important. Okay. Next is to have a well-ordered and civilized society. The freedom guaranteed to its citizens must be in a regulated form. अगर हमें एक वेल ऑर्डर्ड और सिविलाइज सोसाइटी चाहिए तो जो फ्रीडम दी गई है नागरिकों को वो एक तरह से रेगुलेटेड होनी चाहिए डेफिनेटली। द फ्रीडम गारंटीड टू इट्स सिटीजन मस्ट बी इन रेगुलेटेड फॉर्म एंड देयरफॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम क्लॉज 2 to 6 इन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 19 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पहले ही दे दी हैं कि इन रिस्ट्रिक्शन के ग्राउंड पर फंडामेंटल राइट की एप्लीकेबिलिटी को रोका जा सकता है। अगर फंडामेंटल राइट इन चीज़ों को समस्या पैदा कर रहा है तो वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, और वो रिस्ट्रिक्शंस फंडामेंटल राइटों में ही दी हुई हैं, पहले से ही गिवन है, ऑलरेडी देयर। कहना क्या चाह रही हैं वो, पक्ष क्या रखना चाह रही हैं, बट द लेड रिस्ट्रिक्शंस, द लेड डाउन द गिवन रिस्ट्रिक्शन बाय द पासपोर्ट ऑफिसर do not provide any grounds to be executed in this case. फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 में तो वो रिस्ट्रिक्शन मेंशन ही नहीं जो इन्होंने कही है मुझे। तो कौन से ग्राउंड पे मेरे फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है? वो कह रही है कि हाँ ये एक सिनेरियो हो सकता है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर क्वालिफाइड। उन्हें क्वालिफाई करना पड़ता है उन रिस्ट्रिक्शंस को, जो रिस्ट्रिक्शंस उन पर लगी है उनसे ऊपर उठ के बाहर आना पड़ता है। लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन जिस तर्क के नाम पर मुझ पर लगाई गई है वो ग्राउंड तो लेट डाउन ही नहीं आर्टिकल 19 में, तो ये किस ग्राउंड पर मुझ पर लगा दी गई है? आई बात समझ में? ये उनका तर्क था। अगला, आर्टिकल 22 कॉन्फर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। इन दिस केस द गवर्नमेंट बाय कॉन्फिस्केटिंग द पासपोर्ट ऑफ द पिटिशनर विदाउट प्रोवाइडिंग हर एनी रीजंस फॉर डूइंग सो हैज़ इलीगली डिटेन्ड हर विद इन द कंट्री। उनके लिए जेल, देश ही जेल बना दिया इसने, डिटेन कर लिया देश में ही। जैसे इसको समझ लीजिए, बस आप घर से बाहर जाना चाहते हैं, आपको घर में नज़रबंद कर दिया, वो देश से बाहर जाना चाहती है, उन्हें वहाँ नज़रबंद कर दिया, देश में डिटेन कर दिया कि ना 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 बाहर नहीं जाना, ऐसा कहानी। तो कह रही है आर्टिकल 22 की भी वायलेशन हो गई, आर्बिट्रेरी हो गए। अगला, इन खड़क सिंह वर्सेज द स्टेट ऑफ यूपी केस 1962 पिटिशनर कह रहा है, इट वॉज हेल्ड दैट द टर्म पर्सनल लिबर्टी इज यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ कॉम्पेंडियम including all the varieties of rights in relation to personal liberty, whether or not included in several clauses of Article 19. वो कह रही हैं कि खड़क सिंह वाले केस 1962 में कोर्ट ऑलरेडी ये जजमेंट दे चुका है कि जब भी आर्टिकल 21 के तहत पर्सनल लिबर्टी को पढ़ा जाएगा उसमें हर तरह की फ्रीडम इंक्लूड करके चला जाएगा, चाहे वो फ्रीडम्स आर्टिकल 19 में एक्सप्रेसिवली मेंशन है भी या नहीं। इस हिसाब से मेरी ये फ्रीडम है, फ्रीडम टू गो अब्रॉड, क्योंकि पर्सनल लिबर्टी का हिस्सा बनती है वो खड़क सिंह केस के मुताबिक। और चाहे ये आर्टिकल 19 में नहीं भी लिखी हैं तो भी ये मेरी फ्रीडम है, मैं विदेश जा सकती हूँ, ऐसा उनका तर्क था। नेक्स्ट, एन असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल जस्टिस दैट इज ऑडी एल्टरम पार्टेम, दैट इज एवरी इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड नॉट ग्रांटेड टू द पिटिशनर। तो नेचुरल जस्टिस का वायलेशन। एंड द लास्ट, पासपोर्ट एक्ट 1967 वायलेट्स द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एंड हेंस इज अल्ट्रा वायरस। अब वो कह रही है इस एक्ट को भी अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करो, क्योंकि ये राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को हार्म कर रहा है, मतलब फंडामेंटल राइट को हार्म कर रहा है, मतलब बेसिक फीचर को हार्म कर रहा है, इसको जाना होगा। द पिटिशनर वॉज रीस्ट्रेन्ड फ्रॉम ट्रेवलिंग अबॉर्ड बाय वर्च्यू ऑफ द प्रोविजन इन सेक्शन 10(3)(c) ऑफ द एक्ट।
उस सेक्शन 10(3)(c) की वजह से हम नहीं जा पाए, इसको ख़त्म करना होगा आपको। क्लियर? नेक्स्ट, द पिटिशनर हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन केस dealing with the administrative action and law, as the judiciary has a vital role in scrutinizing the legality of executive actions and the orders. By doing so, the petitioner demanded judicial scrutiny of the decision that led to the impoundment of her passport and sought the judiciary to examine whether such action was constitutional or not. वो कह रहे हैं कि जुडिशरी के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये जांचें, स्क्रूटिनाइज करें बाय द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू कि किसी भी तरह का एग्जीक्यूटिव एक्शन आर्बिट्रेरी है कि नहीं है। मेरा मानना है कि यहाँ पर किया गया ये एक्शन आर्बिट्रेरी है, इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये जांचें कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था कि नहीं था, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए। द लास्ट कंटेंशन, द पिटिशनर हैज़ हाईलाइटेड द स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ एंड ड्रू अ कंपैरिजन विद अदर जुरिस्डिक्शन। उन्होंने कहा कि अगर हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ को देखें, उनके तहत जो स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं और वर्ल्ड वाइड जो स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं, हमारे स्टैंडर्ड्स कहाँ खड़े हैं मेरे केस में वहाँ पर। इट स्टेटेड दैट द राइट टू फ्री मूवमेंट अक्रॉस बॉर्डर इज़ अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड राइट एंड रिस्ट्रिक्टिंग इंटरनेशनल ट्रैवल इज़ अ क्लियर वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लीगल नॉर्म्स। It argued for the necessity of aligning domestic laws with the international laws. उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉज के तहत इंटरनेशनल ट्रैवल एक तरह का लीगल राइट के तौर पर सभी को मिलना चाहिए। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि भारत अगर कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के साथ ग्रो और डेवलप होना चाहता है तो वो अपने इन नेशनल लॉज को इंटरनेशनल लॉज के साथ अलाइन करे। और ऐसे में अगर ये क्लियर कट एक्सप्रेशन उसके रास्ते में रोड़ा बनता है कि मेंशन नहीं है राइट टू गो अब्रॉड, मेंशन कर दीजिए फिर आर्टिकल 21। ये सारी पिटिशनर की कंटेंशंस थी। ओके, रिस्पोंडेंट क्या कह रहा है इस पर अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।